हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नई जर्नी। और ये हमारा होगा हिस्ट्री लेक्चर। ओके। और मैं एनसीईआरटी यहाँ कवर नहीं करूँगा। मैं इसका रेफरेंस लिया हूँ तमिलनाडु हिस्ट्री से, जो बहुत क्रिप्स और ब्रीफ में दिया है। ठीक है। और आपको सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगी। मैं एनसीईआरटी क्यों नहीं कवर करूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा है कि जैसे वो ब्रेक बहुत है उसमें। ठीक है। और तमिलनाडु हिस्ट्री में ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है, बहुत बेटर है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है। वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देख के जाना है, तब आपको समझ में आएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे लर्न करना है हिस्ट्री। ओके। तो चलिए, हमारा जो पहला लेसन होगा वो जियोग्राफिकल फीचर से होगा और देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। इंडिया जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ने का दो तरीके होते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री पढ़ने से। पहले क्या उसकी जो जहाँ की जिस लोकेशन की हिस्ट्री पढ़ना है, उसमें सबसे पहले उस लोकेशन की जियोग्राफी क्या है। और एक हिस्ट्री पढ़ने से हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, उसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजी। ठीक है। उसकी क्रोनोलॉजी जानना है और उसकी ज्योग्राफी जानना है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोनोलॉजी एंड अदर इज ज्योग्राफी। ठीक है। दूसरे शब्दों में बोलें तो टाइम एंड स्पेस, कितना टाइम और कहाँ पर उसकी लोकेशन है, वही है सेम एज इट इज़ क्रोनोलॉजी एंड ज्योग्राफी। अगर पर्टिकुलर केस में कहें तो एक कंट्री की ज्योग्राफी लार्जली डिटरमाइंस करती है इसके हिस्टोरिकल इवेंट्स पर। क्योंकि अगर इवेंट्स जैसे जैसे हुए आपको इवेंट्स मिलेंगे, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तो इसमें क्या होगा, आपको पहले से लेके अब तक जो भी इवेंट्स हुए उसको क्रोनोलॉजिकल बेस्ड ऑर्डर में लगाना है। ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो अभी पूछे जा रहे हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे ही पूछे जा रहे हैं। ओके। तो देखते हैं ज्योग्राफी इंडिया की। ठीक है। क्योंकि हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो इंडिया की ज्योग्राफी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे उसके सारे इवेंट्स। तो इंडिया एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट था पहले, जो एक ज्योग्राफिकल यूनिट में अच्छे तरीके से डिफाइन था। और ये डिवाइड था 3 मेजर रीजन्स में, जैसे हिमालयन माउंटेन, इंडो गंजेटिक प्लेन्स एंड साउदर्न पेनिनसुला। 5 कंट्रीज थी इस सब कॉन्टिनेंट में, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। ठीक है। श्रीलंका और अफगानिस्तान नहीं थे। ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान को भी याद रखिएगा, ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट थे। ठीक है। इंडिया जो है इन सब कंट्रीज़ में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सब कंट्रीज़ में सारे कंट्रीज से बड़ा था, सबसे लार्जेस्ट था। और ये 28 स्टेट्स और करंट में 6 नहीं 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है। बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर लास्ट स्टेट था जो 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो गया, और दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव इनको मर्ज कर दिया गया। तो 8 यूनियन टेरिटरीज है और 28 स्टेट्स हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जब सेंसस हुआ तो पॉपुलेशन इंडिया की कितनी थी, ओवर 100 करोड़। बट करंट में पॉपुलेशन कितनी है, वो है मोर देन 1.4 बिलियन। ठीक है। अब देखते हैं हिमालयन माउंटेन, हमारा जो पहला पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो है हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन सिचुएटेड है नॉर्थ में इंडिया के। ठीक है। आपको ये पता ही होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से, पामीर नोट कहाँ है, जो इंडिया के नॉर्दर्न साइड में पामीर नोट है, और कुनलुन माउंटेन। ठीक है। ये माउंटेन्स हैं जो कि पामीर से स्टार्ट होता है, ये सबसे एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में है। और हिमालयन रेंज जो हैं वो एक्सटेंड करती हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। मतलब ये जैसे ये हमारा इंडिया है। ठीक है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में बनाऊँगा, लॉन्ग नहीं, जो जो ज़रूरत पड़ेगी उसी को मैं बनाऊँगा। ठीक है। ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर है पामीर, ये पामीर
ठीक है, पामीर है। और यहाँ पर पैरेलल में ये ऐसे नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक हमारा हिमालय पास होता है, ठीक है। तो ऐसे है, एक्सटेंड करता है टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, और इसकी लेंथ नियरली 2560 किलोमीटर्स है। और ब्रेड्थ कितनी है? ब्रेड्थ 240 टू 320। और ये याद रखिएगा 240 किधर है? 240 ईस्टर्न साइड है, और 320 जैसे जैसे नॉर्दर्न वेस्ट साइड जाएंगे वैसे कैसे होगा? वो ब्रॉड होगा, उसकी ब्रेड्थ चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट होगी 8869 मीटर्स। ये अपडेटेड है, ठीक है। 50 मोस्टली लिखा रहता है 50, बट 69 मीटर है। और ये एक नेचुरल वॉल की तरह काम करता है, जो प्रोटेक्ट करता है हमारी कंट्री को। किसके अगेंस्ट? कोल्ड आर्कटिक विंड्स के, जो चलती हैं साइबेरिया से सेंट्रल एशिया से होते हुए, ठीक है। और वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में के ऊपर नॉर्थ साइड क्या है? बैरियर है, जो हिमालय है, ठीक है। और ये क्लाइमेट नॉर्दर्न क्लाइमेट को वार्म रखता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। इसकी वजह से, हिमालय की प्रेजेंस की वजह से हिमालयन रीजन जो है वो इनहॉस्पिटेबल है, मोस्टली इन विंटर और जनरली कवर्ड विद स्नो, ठीक है। इनहॉस्पिटेबल मीन्स वहाँ पर जीवन नहीं होता जल्दी, ठीक है। वहाँ पर लोग इनहैबिट नहीं करते हैं, ठीक है, विंटर सीजन में, क्योंकि वहाँ पर कवर हो जाता है स्नो से पूरी तरीके से। और ये कंसिडर किया गया है लंबे समय से कि हिमालय स्टूड है एक नेचुरल बैरियर जो प्रोटेक्ट करता है इंडिया को अगेंस्ट इन्वेजन्स। बहुत सारे इन्वेजन्स हुए, हमारा जो हिमालय है वो इंडिया को इससे भी प्रोटेक्ट किया कि बहुत सारे इन्वेजन्स होते थे, और उससे क्या था, उनकी जो रेंज है, ज्योग्राफी है, ठीक है, बैरियर्स की तरह काम करता है, जो कि उसमें कुछ पासेस के हिसाब से पासेस प्रेजेंट है, ठीक है। पासेस प्रेजेंट होने के कारण नॉर्थ वेस्ट में वहाँ से जो इन्वेडर्स थे वो आते थे। जैसे मान लीजिए खैबर पास है, कुर्रम है, गोमल है, ठीक है, बोलान पास है। देखो खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पास से कौन आया था? खैबर पास से आपको हम मीन्स आगे पढ़ेंगे कि खैबर पास से यहाँ पर मोहम्मद घोरी आया था, ठीक है, मोहम्मद आप घोर, ठीक है। और बोलान पास से कौन आया था? महमूद आप गजनी, ठीक है, महमूद आप गजनी आया था। और कुर्रम और गोमन, ये सारे पासेस हैं, इनके थ्रू इन्वेडर्स अटैक कर रहे थे इंडिया में, ठीक है, सेंट्रल एशिया से। तो ये पासेस सिचुएटेड है हिंदू कुश, सुलेमान और केथार रेंज, ये भी याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर ये हिस्टोरिक टाइम से अगर बात करें तो ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, इन पासेस के कंटिन्यूअस थ्रू ऑफ पैसे ट्रैफिक है, इनसे लोग क्या है आते जाते रहते हैं, इनसे ट्रेड भी काफ़ी बल्कि में होता था, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सिल्क रूट है, ठीक है, और स्पाइस रूट कहाँ से कहाँ तक है? इंडिया से यूनान, इंडिया टू रोमन ट्रेड होते थे, ठीक है। मेनी पीपल आए थे इंडिया में थ्रू दीज पासिस एज इन्वेडर्स एंड इमिग्रेंट्स। तो दोनों आते थे, इमिग्रेंट्स जो ट्रेड करते थे, ठीक है, इमिग्रेंट्स भी आते थे और इन्वेडर्स भी आते थे, और इनसे जो है ट्रेड भी होता था। इंडो आर्यंस, इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, शाकास, कुशानास, हुनास, टर्क्स इंटर किए इंडिया में थ्रू दीज पासेस। देखो इनके बारे में सबको बहुत इंटरेस्टिंग है, और इनके बारे में सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्वात वैली है, ये याद रखना, स्वात वैली कहाँ है? इस रीजन में जो फॉर्म करती है एक इम्पॉर्टेंट रूट, दूसरा इम्पॉर्टेंट रूट फॉर्म करती है स्वात वैली, ओके। और स्वात वैली से कौन आया था? अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ मैसेडोनिया, ठीक है। अलेक्जेंडर जो सिकंदर था वो यहाँ से स्वात वैली से ही इंटर किया था इंडिया में, ठीक है। इसके बावजूद, इसके दूसरा अगर फॉर्म का है कि इन्वेडिंग आर्मीज, जब इन्वेडिंग आर्मी इन्वेड करती थी, मिशनरीज आते थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इन्वेडिंग आर्मीज, इसके अतिरिक्त क्या है? इन्वेडिंग आर्मीज, मिशनरीज और मर्चेंट्स केम टू इंडिया यूजिंग दीज रूट्स। तो ये सारे थे, आर्मी, मिशनरीज, मर्चेंट्स, ये भी इन रूट से आते थे
और ट्रेड करते थे इंडिया में। तो ये पासेस नॉर्थ वेस्ट माउंटेन में लोकेटेड है, जो कि एक ट्रेड को भी फैसिलिटेट करते हैं और कल्चरल कॉन्टैक्ट को, ठीक है, इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच। तो ये याद रखना, ठीक है। कश्मीर के नॉर्थ की बात करें, वहाँ पर एक काराकोरम रेंज है। काराकोरम जो है सबसे नॉर्दर्न साइड रेंज है हमारी, ठीक है। काराकोरम रेंज, जैसे ये याद रखना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यूपीएससी से पूछ चुका है, ठीक है। एक पहले है काराकोरम, देन लद्दाख, देन जांस्कर, देन पीर पंजाल। तो ये याद रखना, ठीक है। और इनसे फ्लो होने वाली रिवर्स जैसे इंडस, ठीक है, झेलम, और ये 5 जो 6 रिवर हैं इनके बारे में याद रखना, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज में ही सेकेंड हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2, या फिर बोले माउंट गार्डविन ऑस्टिन। और ये पार्ट हिमालय का ये पार्ट है, और ये इससे पास होता है एक हाई और स्नो कवर्ड विंटर में, ठीक है। ये मतलब पूरी तरीके से स्नो से कवर हो जाता है। काराकोरम हाईवे वाया गिलगित की बात करें तो ये कनेक्ट है सेंट्रल एशिया से डायरेक्टली, लेकिन एक लिटिल कम्युनिकेशन के थ्रू इस रूट से लिटिल कम्युनिकेशन होता है, ज़्यादा मतलब क्योंकि ये स्नो से कवर रहता है। और कश्मीर वैली जो है ना, वैली ऑफ कश्मीर, ये सराउंडेड है हाई माउंटेन से, लेकिन यहाँ पर पहुँचा जा सकता है कुछ पासेस के थ्रू। जो वैली ऑफ कश्मीर है ये पूरी तरीके से स्नो से कवर रहती है, लेकिन फिर भी इससे कुछ पासेस के थ्रू पहुँचा जा सकता है। कश्मीर वैली एक यूनिक है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो ट्रेडिशन है और कल्चर है वो यूनिक है, ठीक है। तो कश्मीर वैली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप वहाँ विजिट करने जाएंगे तो बहुत मतलब एक अट्रैक्टिव प्लेस है, ठीक है। नेपाल में एक स्मॉल वैली भी है नेपाल में भी, ठीक है, जो कि फुट ऑफ हिमालयाज के हैं, हिमालयन फुट हिल में है। और ये एक एक्सेसिबल है गैंजेटिक प्लेन से थ्रू नंबर ऑफ पासेस, ठीक है, तो नेपाल में लोकेटेड है। और यहीं से कहाँ जाते हैं लोग? यहीं से जाते हैं माउंट एवरेस्ट को विजिट करने, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट जो पीक है उसमें एक्सपेडिशन करते हैं लोग, ठीक है, उसमें मतलब चढ़ते हैं और अपनी हिस्ट्री भी बनाते हैं, ठीक है। ईस्ट की बात करें तो हिमालय जो है वो एक्सटेंड करता है अप टू असम। देखो असम तक यहाँ बात करें तो ये है अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। असम तो पूरा पार्ट था ना, लेकिन ये अपडेट करना चाहिए, तो यहाँ पर होगा अरुणाचल प्रदेश। इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं जैसे पटकाई, नागाई, लुसाई रेंजेस, ठीक है। ये यहाँ पर किसके नाम पर है? ये हैं वहाँ रहने वाली ट्राइब्स के नाम पर ये हैं, ठीक है। ये रीजन माउंटेन रेंजेस, तो ये हिल्स कवर्ड हैं, थिक फॉरेस्ट है ड्यू टू हैवी रेन्स एंड मोस्टली रिमेन इनहॉस्पिटेबल, ठीक है, क्योंकि ये कवर्ड रहती हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा कि 96% मिजोरम पूरी तरीके से कवर है जंगल से। और उसकी बात करें कि 82%, 86% ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं कवर्ड हैं थ्रू दी फॉरेस्ट। तो इस वजह से ये इनहॉस्पिटेबल भी होते हैं, रहने के योग्य नहीं होते। और क्योंकि यहाँ पर हैवी रेन भी होती है, आपने देखा होगा मौसिनराम मेघालय में है, जो कि हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड प्लेस रीजन है। तो माउंटेन्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया के माउंटेन जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्रॉस करने के लिए। और इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं इस रीजन में जो हमेशा क्या रहते हैं? आइसोलेट में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि रहने के पर्पस से ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है। इंडो गैंजेटिक प्लेन, अब इंडो गैंजेटिक प्लेन की नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो इंडो गैंजेटिक प्लेन देखो यहाँ पर इंडो है, इंडस, ठीक है, इंडस और गंगा, इंडस और गंजेस की बात करें तो इन दोनों के बीच का जो प्लेन एरिया है उसे बोलते हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन। और इंडो गैंजेटिक प्लेन यहाँ पर इरिगेटेड होता है 3 इम्पॉर्टेंट रिवर से, जैसे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ओके। तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र
ये तीनों को कंबाइंड मिला के बोलते हैं इंडो गंजेटिक प्लेन। ओके, क्योंकि ये वर्ल्ड का, अगर इंडिया की ही बात नहीं वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर इसका जो प्लेन है, ये पूरा प्लेन क्या है, वेल फर्टाइल एरिया है। ठीक है, वेल फर्टाइल एरिया है। इस वजह से इसे बहुत मोस्टली मतलब यहाँ पर क्रॉप्स बहुत तरीके की ग्रो होती हैं। और ये एक वास्ट प्लेन है जो मोस्ट फर्टाइल और प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल अब प्रेजेंट है, जो कि ये एलुवियल सॉइल स्ट्रीम द्वारा लाई जाती है रिवर्स के और इसकी ट्रिब्यूटरी के द्वारा, और इस प्लेन में छोड़ दी जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है। इंडस रिवर राइज करती है बियॉन्ड द हिमालयास। देखो कुछ रिवर्स जो हैं वो इंडिया के ही अंदर मतलब फ्लो होती हैं और ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो हिमालय के बियॉन्ड भी वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और हिमालय को कट करके यहाँ पर आती हैं। ठीक है, इंडिया में इंटर करती हैं। जैसे कि यहाँ पर बोले कि इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर कहाँ से आती है, नियर मानसरोवर लेक से, मानसरोवर लेक से पास होके यहाँ हिमालय को कट करते हैं। हिमालय को कट क्यों करते हैं, क्योंकि हिमालय जो है वो जो रिवर्स हैं उनसे नया है। ठीक है, रिसेंट है, क्योंकि जो यहाँ पर पहले वो रिवर्स होती थी ना, इनका नाम था इंडो ब्रह्मा। ठीक है, इंडो ब्रह्मा रिवर थी। जब हिमालय के एवोल्यूशन हुआ तो यहाँ कैसे हुआ, हिमालय के एवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद जो है ये रिवर्स खुद कट करके यहाँ पर हिमालय को कट करके उसको पास करके इंडिया में फ्लो हुई। ठीक है, जैसे ब्रह्मपुत्रा को देखते हैं कितनी लॉन्ग रिवर है, जो कि मानसरोवर लेक के नियर आती है, और चाइना में इसे तिब्बत में बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं सांगपो रिवर। ठीक है, सांगपो, लाइक इन तिब्बत क्या बोला जाता है उसे, सैक्रेड रिवर ऑफ तिब्बत। ठीक है, तो एक ये वास्ट प्लेन है जो मोस्ट फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, जिसमें एलुवियल सॉइल पाई जाती है। इंडस रिवर राइज करती है बियॉन्ड द हिमालयस एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज आर झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। ठीक है, चलिए इनके बारे में बताइए कि इनके जो दोआब हैं एक दूसरे के बीच, जैसे इंडस और झेलम के बीच, झेलम और चिनाब के बीच, ठीक है, सतलुज रावी के बीच और सतलुज ब्यास। ठीक है, इनके बीच कौन सा दोआब है, उन दोआब के सारे के नाम बताओ। ठीक है, पंजाब प्लेन्स बेनिफिट होता है इंडस रिवर सिस्टम के द्वारा। ठीक है, जितना भी पंजाब प्लेन है, जैसे वहाँ पर कैनाल सिस्टम भी है। ठीक है, कैनाल सिस्टम ये पंजाब प्लेन को पंजाब से राजस्थान में आते हैं। ठीक है, वो कैनाल राजस्थान तक आता है और वो इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये सारे जो क्रॉप्स हैं इन्हें इरिगेट करता है। ठीक है, सिंचाई के काम आता है। तो लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म पंजाब, जो पंजाब का लिटरल मीनिंग क्या है, ये 5 रिवर के नाम पर रखा गया था, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। और सिंध सिचुएटेड है लोवेस्ट वैली ऑफ द इंडस, और इंडस प्लेन को कहा जाता है, इंडस प्लेन को कहा जाता है, क्यों जाना जाता है, इसके फर्टाइल सॉइल के मतलब वजह से इंडस प्लेन को जाना जाता है। ठीक है, थार डेजर्ट और अरावली हिल्स सिचुएटेड हैं इंडस और गंजटिक प्लेन्स के बीच। ठीक है, आपने थार डेजर्ट देखा, ठीक है, अरावली हिल्स भी किन दो नदियों के बीच लोकेटेड है, ये हैं इंडस रिवर और गंजटिक प्लेन। माउंट आबू हाईएस्ट पॉइंट है किसकी, अरावली रेंज की, और गंजिस रिवर जो है वो राइज करते हैं हिमालय से। ठीक है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर है, वो इंडिया में लोकेटेड है, इंडिया से ये राइज करती है और फ्लो करती है साउथ में, देन टूवर्ड्स द ईस्ट। रिवर यमुना जो है वो फ्लो करती है पहले टू द गंजिस और ज्वाइन होती है इन इलाहाबाद। ठीक है, जो संगम है, अभी जो महाकुंभ चल रहा ना, तो वहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों रिवर्स जो हैं, और सरस्वती के माना जाता है कि सरस्वती यहाँ पर क्या हो गई, ड्राई हो गई। और यहाँ इसका मेंशन कहाँ मिलता है, वेदों में मिलता है और पुराणों में मिलता है। ठीक है, रिवर सरस्वती का एरिया बिटवीन दीज 2 रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। मतलब दोआब किसके बीच आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा आर गोमती, सरयू, घाघरा एंड गंगा। ठीक है,
ईस्ट इंडिया की अगर ईस्ट की बात करें तो गंगा प्लेन मर्ज होता है ब्रह्मपुत्र प्लेन में। जो रिवर ब्रह्मपुत्र राइज होती है बियॉन्ड द हिमालय, मतलब नियर मानसरोवर लेक, और फ्लो होती है क्रॉस तिब्बत और देन कंटिन्यू मूव करती है प्लेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, और असम होते हुए यहाँ पर बांग्लादेश में गिर जाती है, ठीक है। और ये एक स्लो मूविंग रिवर है जो फॉर्म करती है सेवरल आइलैंड किसके नियर द सी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। जब ये गिरती है तो यहाँ पर जब स्लो मूविंग रिवर होती है तो यहाँ कुछ आइलैंड जिन्हें डेल्टा बोला जाता है, ठीक है, वो फॉर्म हो जाते हैं। और इंडो गंजेटिक प्लेन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है अर्बन सेंटर के राइज होने में, क्योंकि जहाँ पर रिवर्स होंगी वहाँ पर पॉपुलेशन आपने इंसेंट पीरियड से देखा होगा, न्यूलिथिक पीरियड या फिर मेसोलिथिक पीरियड से, कि रिवर के किनारे जो लोग मतलब बसने लगे, ठीक है, अपनी जो फैमिली है वो बसाने लगे, पर्टिकुलरली रिवर बैंक में एट अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, ठीक है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर मतलब जैसे संगम है, ठीक है, संगम में यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने अपने घर बना लिए, ठीक है, और वहाँ पर रहने लगे। हड़प्पन कल्चर की बात करें तो ये भी कहाँ फ्लरिश हुआ, इंडस वैली के किनारे, ठीक है, बैंक ऑन द इंडस वैली, और इसे इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। वैदिक कल्चर प्रॉस्पर किया है वेस्टर्न गंजेटिक प्लेन को, ठीक है, और रिवर्स के किनारे ही ये सारे वैदिक जो वेद वगैरह लिखे गए, वेद पुराण, ये सारे रिवर के ही किनारे लिखे गए। बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली एंड पाटलिपुत्र, ये सारे किसके किनारे हैं, ये द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। पाटलिपुत्र सिटी जो है वो भी सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड है सोन रिवर, ठीक है, और सोन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो है गंगा की। एंशिएंट पीरियड में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, सॉरी, एंशिएंट पीरियड में जो पटना का नाम पाटलिपुत्र था, और ये एक कैपिटल थी किसकी, मौर्यास की कैपिटल, शुंगास, गुप्तास एंड अदर किंगडम की, ठीक है। और ग्रेट एम्पायर, पाटलिपुत्र एक ग्रेट एम्पायर की कैपिटल थी जिसको मगध एम्पायर बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी है वेस्टर्न साइड ऑफ गंजेटिक प्लेन में जिसका नाम है दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली काफ़ी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है इसकी। मोस्ट ऑफ द जो डिसाइसिव बॉटल हुए, इंपॉर्टेंट बॉटल हुए इंडियन हिस्ट्री में, जैसे कि कुरुक्षेत्र, ट्रेन और पानीपत, ये दिल्ली में ही हुए, नियर दिल्ली की बात कर सकते हैं। और ये प्लेन हमेशा एक सोर्स ऑफ टेम्पटेशन है और अट्रैक्शन है फॉरेन इन्वेडर्स के लिए, क्योंकि दिल्ली की एक स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी है, जो दिल्ली को कैप्चर करेगा वो इंडिया पर राज करेगा। ये यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये एक फर्टाइल रीजन भी है और प्रोडक्टिव वेल्थ भी यहाँ पर होती है, इसलिए दिल्ली को कैपिटल ब्रिटिश एम्पायर ने भी बनाया था, ब्रिटिशर्स ने भी दिल्ली को कैपिटल बना लिया। और इम्पॉर्टेंट पावर क्या थी, और मैं एक देखो यहाँ पर एक फैक्ट बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो भी दिल्ली को यहाँ पर अपनी कैपिटल बनाया ना, वो अल्टीमेट क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। किसी को भी देखो, जैसे कि मुगल ने यहाँ पर, जैसे सल्तनत पीरियड में कौन दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल बनाया, और मोहम्मद बिन तुगलक का भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, बाद में मतलब उसको हरा दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत सारे सुल्तान आए, ठीक है, जो भी दिल्ली को कैपिटल बनाए। उसके बाद जैसे कि औरंगजेब, सॉरी नॉट औरंगजेब बट शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँ तो कैपिटल आगरा थी, उसके बाद दिल्ली आए तो शाहजहाँ भी कमज़ोर पड़ गए। उसके बाद जो है कौन आए, उसके बाद औरंगजेब का जैसे ही कैपिटल दिल्ली को बनाया वो भी डिक्लाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ पर बात करें कि लेटर मुगल्स जितने भी थे कमज़ोर थे, क्योंकि उनकी कैपिटल क्या थी, दिल्ली थी, ठीक है। और उसके बाद जो है जैसे ही ब्रिटिश आए, ठीक है, ब्रिटिश आए तो यहाँ देखते हैं कि जैसे ही ब्रिटिश कोलकाता को जब तक बनाए थे, ठीक है, अपनी कैपिटल, तब तक फ्लरिश हो रहे थे, लेकिन जैसे ही दिल्ली को 1911 में अपनी कैपिटल बनाया, उनका डिक्लाइन भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो दिल्ली एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो है, बट पता नहीं क्या है, वहाँ पर एक सांप भी है कि जो भी उसको कैपिटल बनाता है उसका डिक्लाइन भी मतलब एक निश्चित हो जाता है, ऐसा पता नहीं क्या है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था
मैं फैक्ट पर इंटरेस्टिंग मतलब एक स्टोरी थी, और ये आप फैक्ट ले सकते हैं, अदरवाइज ये एक मिथ है। ठीक है। इस रीजन में, जो दिल्ली के रीजन में रिवर्स हैं, वो कॉमर्स और कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एंशियंट टाइम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था रोड बनाने में, और मेन और मटेरियल को मूव करने में, मतलब मेन और मटेरियल किसके थ्रू मूव करते थे? बोट के थ्रू। ठीक है, क्योंकि रोड्स थी नहीं, तो रोड्स नहीं थी तो कैसे ले जाएं, जब बैरियर्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ये सारी चीज़ें मतलब ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हूँ अपने पाथ में। ठीक है, तो बोट से सामान लाने ले जाने में बोट का हेल्प किया जाता था। ठीक है, रिवर्स का जो इम्पोर्टेंस था वो कम्युनिकेशन के लिए कंटिन्यू था डेज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश जो एम्पायर था उसके समय तक यहाँ पर इम्पोर्टेंस था रिवर का। उसके बाद जो है, जब यहाँ पर रेलवे बनी, रोड्स बनी, ठीक है, उसके बाद जो है रिवर्स का जो इम्पोर्टेंस है इन द बेसिस ऑफ ट्रेड थ्रू फॉर द मैन एंड मटेरियल, तो वो सारा चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंस उसकी बिट कम हो गई। बट फिर भी अभी जो ट्रेड वगैरह होता है ना, वो रिवर्स और सी के थ्रू सबसे ज़्यादा होता है, और ये एक लो कॉस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन है ये भी माना जाता है। ठीक है, माना क्या जाता है? दिस इज़ द फैक्ट चेक। ठीक है, दिस इज़ द फैक्ट। अब बात करें तो कि सदर्न पेनिनसुला काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो बात करें कि सदर्न पेनिनसुला स्टार्ट कहाँ से होता है, तो सदर्न पेनिनसुला स्टार्ट होता है विंध्य और सतपुरा माउंटेन। ये देखो, विंध्या और सतपुरा माउंटेन के ऊपर का पार्ट जो है ना, ये यहाँ पर नॉर्दर्न पेनिनसुला होता है। ठीक है, और सदर्न पेनिनसुला इसके नीचे, विंध्या और सतपुरा माउंटेन जो है ना, विंध्यान ऊपर है, सतपुरा उसके नीचे है, तो विंध्या और सतपुरा माउंटेन के नीचे के पार्ट को बोलते हैं, जो नर्मदा और तापी रिवर्स हैं इनमें फ्लो होती हैं। ठीक है, नर्मदा की बात करें तो माउंटेन किसके रेंजेस के बीच में, माउंटेन रेंजेस के बीच से फ्लो होती है, वो विंध्या और सतपुरा माउंटेन है। ठीक है, ताप्ती रिवर, जिसे और तापी भी बोला जाता है, फॉर्म करती है ग्रेट डिवाइडिंग लाइन बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया। ठीक है, जैसे आगे पढ़ेंगे, जब हर्ष और पुलकेशिन सेकेंड के बीच बैटल हुआ, तो उसमें जो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, वो बताते हैं कि जो उनके बीच बैटल हुआ तो कौन हारा कौन जीता, ये नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, साउथ के जो प्लेट्यू हैं, विंध्यान माउंटेन के साउथ के लिए जो प्लेट्यू हैं उन्हें बोला जाता है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू किसके साउथ में है? विंध्यान माउंटेन के साउथ में। ठीक है, और ये डेक्कन प्लेट्यू कंसिस्ट करते हैं एक वोल्केनिक रॉक को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वोल्केनोज आते थे। ठीक है, इसलिए ये वोल्केनिक रॉक का बना हुआ है डेक्कन प्लेट्यू, और या फिर कहें डेक्कन ट्रैप। ठीक है, जो कि डिफरेंट है, ये वोल्केनिक रॉक या फिर डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो ये डिफरेंट है नॉर्दर्न माउंटेन से। देखो, नॉर्दर्न माउंटेन जो है वो इग्नियस रॉक से बने हुए हैं। ठीक है, और ये जो है ये किससे बने हुए हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, so as these rocks are easier to cut into, we find a number of rock cut monasteries and temples in Deccan। क्योंकि ये रॉक्स जो है ना, ये सॉफ्ट भी हैं। ठीक है, इसलिए इनको कट करके क्या क्या बनाया गया, जैसे मोनास्ट्रीज हैं, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज। ठीक है, वेरियस टेम्पल, जैसे कैलाश टेम्पल देख सकते हैं, कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो रावण सेकिंग हिमालय, ठीक है, इसके बारे में दिया है। और ये सॉफ्ट रॉक कट होते हैं, और एक तरीके से बोल सकते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या पाया जाता है? फोसिल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है सॉफ्ट रॉक होने की वजह से यहाँ पर रॉक कट आर्किटेक्चर भी बहुत सारे बने आपको दिखेंगे, आप अगर साउथ इंडिया में विजिट करते हैं तो। डेक्कन प्लेट्यू फ्लैंक्ड बाई द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। जो डेक्कन प्लेट्यू किससे घिरा है? ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। ठीक है, यहाँ से बना है ये डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू है। द कोरोमंडल कोस्ट कहाँ से है? ये कोरोमंडल कोस्ट यहाँ साउथ ईस्ट में है। ठीक है, साउथ ईस्ट में कोरोमंडल कोस्ट, ईस्टर्न घाट्स एंड पे ऑफ बंगाल।
और जो वेस्टर्न घाट्स है वो रन करता है अलॉन्ग द अरेबियन सी एंड द लैंड्स बिटवीन दीज आर नोन एज कोंकण। यहाँ पर कोंकण रेंज है, ठीक है। नॉर्दर्न नॉर्दर्न जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है, यहाँ पर कोंकण है, ठीक है। कोंकण अप टू गोवा, ठीक है, गोवा तक है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आता है कैनरा, ठीक है, कैनरा। उसके बाद जो है साउथ में अगर देखें तो मालाबार है, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पर मालाबार कोस्ट है, ठीक है। तो ये याद रखना, इनकी ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो पासेस हैं वेस्टर्न घाट्स में, लाइक जुन्नार, कनेरी, कारले, ये क्या है, जुन्नार, कनेरी, कारले, ये टेम्पल भी हैं और रॉक आर्किटेक्चर भी हैं, ठीक है। और ये पासेस भी हैं, मतलब पासेस होने की वजह से यहाँ पर ट्रेड भी बहुत होता है, ठीक है। लाइक लिंक्ड द ट्रेड रूट्स टू द वेस्टर्न पोर्ट्स। डेक्कन प्लेट्यू एक एक्ट करता है जब ब्रिज, डेक्कन प्लेट्यू एक ब्रिज की तरह भी काम करता है नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच। जबकि डेंस फॉरेस्ट जो है विंध्यान माउंटेन में, वो एक रीजन होते हैं आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ से क्या है, आइसोलेटेड है, ठीक है, विंध्यान माउंटेन में जो फॉरेस्ट है। और लैंग्वेज एंड कल्चर, एक सदर्न पेनिनसुला में जो लैंग्वेज एंड कल्चर है वो प्रिजर्व है इन द टैक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू दिस जियोग्राफिकल आइसोलेशन। देखो ये विंध्यान रेंज में जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन है ना, विंध्यान माउंटेन के जो फॉरेस्ट है वो एक आइसोलेट बनाते हैं नॉर्थ को फ्रॉम द साउथ, ठीक है। तो इनके आइसोलेशन से जितने भी इन्वेडर्स थे वो मोस्टली क्या थे, वो मोस्टली यहाँ पर इन्वेड कर ही नहीं पाते थे, इतनी जियोग्राफिकल बैरियर्स थी, ठीक है। तो इसके बैरियर्स होने की वजह से सदर्न पेनिनसुला में जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, कल्चर है, वो मेंटेन है, वो प्रिजर्व है, ठीक है, इस आइसोलेशन की वजह से। सदर्न एंड की बात करें तो ये फेमस है पाल घाट पास, ठीक है, पाल घाट पास में फेमस है। पाल घाट पास सदर्न रीजन में देखे तो सदर्न में कहाँ पर पाल घाट पास कहाँ पर है, ये है नीलगिरी माउंटेन के पास, ठीक है, ये याद रखना। इट इज़ द पासेस अक्रॉस द घाट्स फ्रॉम द कावेरी वैली टू द मालाबार कोस्ट, ठीक है। कावेरी वैली जैसे मैंने बताया ना, नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी यहाँ पर इसको कट करके कहाँ जाता है, ये जाता है कावेरी वैली टू द मालाबार कोस्ट, ये मालाबार कोस्ट ऐसे यहाँ पर ये पास होता है, ठीक है। पाल घाट पास एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट था इंडो रोमन ट्रेड के लिए जो एंशियंट टाइम, और इसे क्या बोला जाता है, इसे स्पाइस रूट भी बोला जाता है। अनाईमुदी इस वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है, और डोटा बेटा, अगर डोटा बेटा की बात करें तो सेकेंड हाईएस्ट पीक है, ये याद रखना। ईस्टर्न घाट की बात करें तो एक ये हाई ही नहीं है, ठीक है, केवल ऊंचा ही नहीं है, ये इनमें सेवरल ओपनिंग्स भी हैं। जैसे मान लो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स जो हैं कट करके यहाँ पर फ्लो होती है बे ऑफ बंगाल में, इस वजह से क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है, नॉट अ कंटिन्यूअस प्लेस, नॉट अ कंटिन्यूअस माउंटेन, ठीक है। पोर्ट सिटी की बात करें तो एंशियंट पोर्ट सिटी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें आगे देखने को मिलेंगे भी, ठीक है, कि अरिकामेडु किसकी जो पोर्ट सिटी थी, ममल्लापुरम, ठीक है, और कावेरी पत्तनम। तो इनकी जो ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनका जो पोर्ट है, जैसे मान लो अरिकामेडु है, किसके पोर्ट सिटी थी, तो चोलाज, ठीक है, चोलाज। ममल्लापुरम पल्लवाज का, और कावेरी पत्तनम जो था ये किसका मतलब कैपिटल थी, पांड्याज का। तो ये सारे किस में सिचुएटेड हैं, कोरोमंडल कोस्ट में। और मेजर रिवर्स है सदर्न पेनिनसुला की ऑलमोस्ट रनिंग पैरेलल, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, ठीक है। तो ये सारे रिवर्स जो है, पेन्नार, वैगई, ये सारे रिवर्स किससे कैसे हैं, एक पैरेलल जैसे यहाँ पर इंडिया की ज्योग्राफी है तो पैरेलली यहाँ पर फ्लो करती है ऐसे, ठीक है। महानदी इज एट द ईस्टर्न एंड ऑफ द पेनिनसुला, और नर्मदा तापी कैसे फ्लो करती हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऐसे जाती हैं। अदर रिवर्स की बात करें जैसे गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा एंड कावेरी, ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, और ये रिवर्स बनाती हैं प्लेट्यू में क्या, एक प्लेट्यू को बनाती हैं फर्टाइल राइस प्रोड्यूसिंग सॉइल,
क्योंकि फर्टाइल एरिया भी है। फर्टाइल रीजन कैसे होता है, जब सेडिमेंट यहाँ पर फर्टाइल सॉइल फ्लो कराती है अपने साथ रिवर्स, ठीक है, और वो अपने ही जो मतलब लेवीज जैसे होते हैं ना, लेवीज, ठीक है, लेवीज को फॉर्म करती हैं, तो उससे क्या है, फर्टाइल सॉइल वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये रीजन कृष्णा और तुंगभद्रा वाला रीजन जो है, जिसे बोलते हैं रायचूर दोआब, एक बोन ऑफ कंटेंशन होता है मेजर किंगडम के बीच साउथ में जो थे, जैसे यहाँ पर बोले तो कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय यहाँ पर जो ये थे ना, विजयनगर किंगडम था इनके बीच, और अहमदनगर, ठीक है, इनके बीच हमेशा राइवलरी रहती थी। किसके लिए, ये रायचूर दोआब को कंट्रोल करने के लिए। द डेल्टाइक प्लेन्स फॉर्म करता है बाय दीज टू रिवर्स एट देयर माउथ्स, और ये किसके अंडर में था, फ्लरिश कर रहा था, इन रिवर्स के बीच जो डेल्टाइक प्लेन्स था वो फॉर्म करते थे टू रिवर्स के द्वारा, ठीक है। उनके माउथ में बिकेम फेमस अंडर द सातवाहनास, तो ये सातवाहन जो थे ये दोनों तरफ, मतलब ईस्टर्न साइड भी और वेस्टर्न साइड भी इनका किंगडम यहाँ पर फ्लरिश था, ठीक है। नंबर ऑफ टाउन्स और पोर्ट्स फ्लरिश थे इन प्लेन्स में बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा। कावेरी डेल्टा कॉन्स्टिट्यूट करता है एक डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल जोन इन द फार साउथ। इट बिकेम द सीट ऑफ द चोला पावर। जो कावेरी डेल्टा, मतलब कावेरी डेल्टा में कौन था, चोला पावर, ठीक है। उसके साउथ में देखें तो वहाँ पर पांड्यास थे, और इसके वेस्ट में देखें तो यहाँ पर चेरा या फिर केरला पुत्रास थे, ठीक है। कावेरी बेसिन जो थी वो एक रिच ट्रेडिशन, लैंग्वेज और कल्चर उसमें फ्लरिश थी एंशियंट टाइम में। सदर्न पेनिनसुला की बात करें तो ये एक गिफ्टेड था लॉन्ग कोस्ट लाइन, ठीक है। इसमें लॉन्ग, इसके पास लॉन्ग कोस्ट लाइन थी, और यहाँ के जो इस रीजन के जो लोग थे वो इंटरेस्टेड थे इन द मैरीटाइम एक्टिविटीज़, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि चोला पावर जो थी उनके पास क्या थी, नेवी भी थी, और तभी वो जो श्री विजय किंगडम, जो इंडोनेशिया का श्री विजय किंगडम था, उसको भी कैप्चर कर लिया था, हरा दिया था, ठीक है, थ्रू क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी। एक ग्रेट डील था ट्रेड और कमर्स के बीच, जो सी वेज फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, मतलब सी वेज से यहाँ पर ट्रेड किया जाता था। ट्रेड और कमर्स बहुत लार्ज स्केल पर होता था, जैसे इंडिया से रोमन एम्पायर, रोमन ट्रेड होता था, इंडिया रोम ट्रेड होता था, और यहाँ पर स्पाइस इंडिया टू रोम पहुँचता था, ठीक है। और रोम से क्या आते थे, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ऐसे मतलब कॉस्टली चीज़, और यहाँ से क्या जाते थे, प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है। और ईस्ट की बात करें तो मैरिनर्स, जो नाव चलाने वाले थे, ठीक है, वो जावा, सुमात्रा, बर्मा, कंबोडिया जैसे कंट्रीज में पहुँचते थे, और वहाँ से भी वो ट्रेड करते थे। इन ट्रेड से अलग भी देखें तो उनके पास और क्या मतलब स्किल्स थी, जैसे इंडियन आर्ट, रिलीजन, कल्चर, ये सारे मतलब वर्ल्ड के एक इन सब के पार्ट्स थे, ओके। सो कमर्शियल कॉन्टैक्ट बिटवीन साउथ इंडिया एंड द ग्रेको रोमन कंट्रीज फ्लरिश्ड अलॉन्ग विद कल्चरल रिलेशंस। हम नेक्स्ट बात करें, इंडिया अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। इंडिया एक यूनिट कंट्री है जिसमें कि एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप के रिलीजन, एथनिक, ठीक है, एथनिसिटी और रेस, यहाँ पर सारे प्रकार के कल्चर भी देखें, ठीक है, फेस्टिवल्स भी देखें, तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर डाइवर्सिटी है, और फिर भी उनमें क्या है, यूनिटी है। तो एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिया एक मेल्टिंग पॉट ऑफ न्यूमरस रेसेस है, ये प्रूव किया गया है, ठीक है। ये याद रखना कि मेल्टिंग पॉट ऑफ, ये आपके आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया इज़ अ मेल्टिंग पॉट ऑफ न्यूमरस रेसेस। जो प्री आर्यंस थे, इंडो आर्यंस और ग्रीक्स, सिथियंस, साइथियंस, हुनास एंड टर्क्स
एट्सेट्रा इनकी बात करें तो इंडिया में आए थे और अपना होम बना लिए थे इंडिया को, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट रेसिस, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ लेके आए और एक मेल्टिंग पॉट बन गया न्यूमरस रेसिस का, ठीक है। प्रत्येक जो एथनिक ग्रुप थे वो कंट्रीब्यूट किए इंडियन कल्चर को एक मतलब एक मेल्टिंग पॉट बनाने में, और सभी जो पीपल थे वो मिक्सअप थे, ठीक है, एक दूसरे से। और प्रेजेंट में नन ऑफ देम कैन बी आइडेंटिफाइड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो प्रेजेंट की बात करें अभी, जैसे कि अभी चल रहा है, तो हम किसी को पहचान नहीं सकते कि कौन किस रेस का है, ठीक है। डिफरेंट कल्चर्स एक दूसरे से मिंगल्ड हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं विद वन अनदर थ्रू द एजेस। बहुत सारे जो प्री आर्यंस थे या फिर द्रविडियन की बात करें तो वो वैदिक टेक्स्ट यहाँ पर लेके आए, ठीक है। वैदिक टेक्स्ट जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेदास थे। सिमिलरली अगर बात करें तो जो पाली और संस्कृतिक टर्म्स थे वो भी अपीयर हुए किस में, कौन से पीरियड में, वो संगम लिटरेचर में, संगम पीरियड में। तब से जब से एंशियंट टाइम से देखें कि इंडिया एक सेवरल रिलीजन्स का लैंड भी है। एंशियंट इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे धर्म, रिलीजन का एवोल्यूशन हुआ, जैसे हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज़्म। लेकिन सभी कल्चर्स जो हैं और रिलीजन्स वो आपस में मिल गए हैं। हालांकि बात करें इंडियन पीपल की तो वो मतलब बोलते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स को और ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट सोशल कस्टम्स को। वे मतलब पीपल फॉलो करते हैं कुछ कॉमन स्टाइल्स को, कॉमन स्टाइल ऑफ लाइफ को कंट्री के थ्रू आउट, ठीक है। पूरे कंट्री में एक जैसी चीज़ मनाया, जैसे मान लो लोहड़ी है तो लोहड़ी डिफरेंट नेम है, बट उनका जो ट्रेडिशन है और कल्चर है, उनका जो प्रैक्टिस है वो सेम है, ठीक है। तो इसलिए हम अपनी कंट्री को, हमारी कंट्री जो है वो एक शो करती है डीप अंडरलाइंग यूनिटी इन स्पाइट ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी। मतलब यूनिटी है बट ग्रेट डाइवर्सिटी भी है। और सच में देखा जाए तो एंशियंट का जो स्टोर था यूनिटी के लिए, ठीक है, वे ऐसे दिखते थे, दे लुक्ड अपॉन दिस वास्ट सब कॉन्टिनेंट एज वन लैंड। क्योंकि वो कैसे देखते थे, ये जो सब कॉन्टिनेंट है ये एक ही लैंड है जिसे बोलते हैं भारतवर्ष और द लैंड ऑफ भारता, जो दिया गया था पूरे कंट्री के लिए। इस नेम के बाद एंशियंट ट्राइब जिन्हें भारता बोलते हैं, मतलब उनके नाम पर यहाँ पर भारतवर्ष का नाम रखा गया या लैंड ऑफ भारता। जो एंशियंट ट्राइब थी, ठीक है, इन्होंने भारत नाम के एक किंग थे, जो ट्राइब के किंग थे, इन्होंने बहुत सारे उनको हराया था, डिफीट किया था और ये उन बॉटल्स में वॉन कर गए, ठीक है, जीत गए थे। इसलिए इस कंट्री का नाम भारत पड़ा। और हमारे एंशियंट पॉइट्स जो थे, फिलासफर्स, राइटर्स, ये इस कंट्री को एक इंटीग्रल यूनिट के फॉर्म में देखते हैं। और इसकी जो पॉलिटिकल यूनिटी के प्रकार हैं वो भी अटेंड किया गया एटलीस्ट ट्वाइस ड्यूरिंग द मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर। तो पॉलिटिकल यूनिट के जो प्रकार हैं वो एटलीस्ट ट्वाइस मतलब अटेंड किए गए, ठीक है, मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर्स। और मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर्स जो हैं यही 2 एम्पायर्स ऐसे थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो काफ़ी मतलब एक डेवलप्ड सोसाइटी भी थी, ऐसे बोल सकते हैं। डेवलप तो नहीं बोल सकते, बट यहाँ पर एक एवोल्यूशन के नाम पर, जैसे कि कंट्री का जो यूनिफिकेशन है वो इन 2 एम्पायर्स के द्वारा किया गया, ठीक है। इंडिया की यूनिटी की बात करें तो ये फॉरेनर्स द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया, क्योंकि जो फॉरेनर्स थे वो पहले तो इंडिया में आए, ठीक है, डिफीट किया इंडियन किंग्स को। जैसे कि बोले कि जो सिंधु या फिर इंडस वैली रीजन था, वहाँ पर जो लोग थे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो इसलिए दे नेम्ड द होल कंट्री आफ्टर दिस रिवर। तो उन्होंने क्या, इस कंट्री का नाम उसी सिंधु रिवर के नाम पर दे दिया, क्योंकि उसके कांटेक्ट में आए थे लोग। तो उन्होंने बोला इधर वाले की, मतलब ये सिंधु या फिर इंडस के
उधर ईस्ट साइड में रहने वाले लोग क्या होंगे, वहाँ पर इंडस जो क्या नाम होगा, हिंदू लोग रहते हैं। ठीक है, तो हिंद इज द संस्कृत टर्म सिंधु। ठीक है, एंड इन कोर्स ऑफ टाइम द कंट्री केम टू बी नोन एज इंडिया इन ग्रीक। इंडिया किस में लिखा जाता है, ग्रीक में, और हिंद जो शब्द था वो पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज का मिक्सअप है। लिंग्विस्टिक और कल्चरल यूनिटी के लिए एफर्ट जो था कंट्री का, उसे बनाया गया थ्रू द एजेस, मतलब लॉन्ग टर्म से एंशिएंट से लेकर आज तक हमारी जो कंट्री की लिंग्विस्टिक और कल्चरल यूनिटी है उसे मेंटेन करना, मतलब मेंटेन है। इन द थर्ड सेंचुरी बीसी की बात करें तो प्राकृत लैंग्वेज एक सर्किल लिंगुआ फ्रांका ऑफ द कंट्री, मतलब प्राकृत लैंग्वेज जो थी वो सर्व करती है लिंगुआ फ्रांका ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसी के द्वारा यहाँ पर लिंगुआ फ्रांका रखा गया कंट्री का। उसके बाद जो है हमारे जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, जो लैंग्वेज है हमारी प्राकृत है, जिसे लिया गया है लिंगुआ फ्रांका ऑफ द कंट्री। ठीक है, कंट्री का लिंगुआ फ्रांका है, और जो हमारी स्क्रिप्ट है वो देवनागरी स्क्रिप्ट है। ठीक है, और मेजर जो इंडिया का मेजर पोर्शन है उसकी बात करें तो अशोक का जो इंस्क्रिप्शंस है वो लिखे गए हैं प्राकृत लैंग्वेज में ही। ओके, और एंशिएंट एपिक जैसे रामायणा एंड महाभारता ये लिखे गए हैं संस्कृत में। ठीक है, ये सारी चीज़ें संस्कृत में कंपोज्ड हैं। हालांकि इंडियन कल्चरल वैल्यूज जो हैं और आइडियाज़ जो है वो एक्सप्रेस किए गए हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और सेम थ्रू आउट द कंट्री। और हमेशा क्या रहते हैं, जैसे यहाँ पर लैंग्वेज हैं डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट उनका मेल्टिंग पॉट जो है वो सेम रहता है। सारी चीज़ें मतलब थ्रू आउट द कंट्री चलती हैं। तो इंडिया इमर्ज्ड हुआ एक मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल सोसाइटी के तौर पर। हालांकि इसमें क्या हुआ कि जो यूनिटी है और इंटीग्रिटी है, ठीक है, और जो इंडियन सोसाइटी का जो प्लूरल कल्चर है वो हमेशा एक रियल स्ट्रेंथ बना रहा कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, ये दिस इज़ फिनिश्ड। ओके, तो देख लेते हैं एमसीक्यूज़, तो मतलब अच्छा है। ठीक है, एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडन केम टू इंडिया थ्रू कौन सी वैली से, कौन सी पास से, डेक्कन प्लेट्यू, काराकोरम रेंज, अरावली, स्वात वैली। तो स्वात वैली जो कश्मीर में है। ठीक है, इन रीजन बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड, तो दोआब। ओके, ये रहा। फिल इन द ब्लैंक में द रिवर गैंजेस राइजेस इन, कहाँ पर राइज होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। हाइगेस्ट पीक इन द सदर्न पेनिनसुला इज व्हाट, अनाईमुदी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये है हिमालय। माउंट आबू अरावली, डोडा बेटा इन वेस्टर्न घाट्स, और गार्डविन आस्टिन इन काराकोरम। तो ये मतलब देखो कितना अच्छा है ना, ये याद रखना। ठीक है, तो चलो यहाँ पर जो ये ट्रू एंड फॉल्स है ये देख लेते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट अलोन इज राइट। तो नर्मदा रिवर रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, देखो पहला ये स्टेटमेंट मिल गया तो यही करेक्ट है। बाकी सब कावेरी रिवर रन्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, क्या साउथ टू नॉर्थ है, नहीं। यमुना रिवर मर्जेस विद तापी, नहीं, गंगा। महानदी रिवर इरिगेट्स द पंजाब, क्या पंजाब में है, नहीं, उड़ीसा रीजन में है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत इजी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वाज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंजेस विद ब्रह्मपुत्र, क्या ये करेक्ट है, तो सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वाज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंजेस, नहीं, सोन रिवर। ठीक है, और ये मर्ज होती है किसमें, गंजेस में, गंगा में। लॉन्ग कोस्ट लाइन इन द सदर्न पेनिनसुला कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ मैरीटाइम ट्रेड, तो लॉन्ग कोस्ट लाइन सदर्न पेनिनसुला में वो कंट्रीब्यूट करती है मैरीटाइम ट्रेड के ग्रोथ को, तो दिस विल बी द करेक्ट। पाल घाट पास इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न घाट्स, क्या ये करेक्ट है, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, इंडिया इज अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, दिस विल ऑल्सो बी करेक्ट। ओके, राइट शॉर्ट नोट यहाँ पर आप ये सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, काफ़ी इजी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स विल एक्वायर नॉलेज अबाउट प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, आप हम अपनी हिस्ट्री को प्रॉपर डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द हड़प्पन पीपल, कल्चरल लाइफ ऑफ द हड़प्पन्स, द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. Okay, so these are the information in this chapter. We will going to be studying this chapter is very influential. Okay, very cordial manner की बात करें, ठीक है. तो यहाँ हड़प्पन की बात करेंगे, प्री हिस्टोरिक इंडिया और हड़प्पन कल्चर की बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ह्यूमन सेटलमेंट हिस्ट्री में जो ह्यूमन सेटलमेंट है इंडिया में वो कैसे हुआ वो देखते हैं कि ये जो है प्री हिस्टोरिक टाइम्स के समय से था, ठीक है. तो कोई यहाँ प्री हिस्टोरिक जो देखो, मैं 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड करता हूँ. ऐसे कैसे मतलब ये होता है प्री हिस्टोरिक, ये प्रोटो हिस्टोरिक और ये हिस्टोरिक, ठीक है. प्री हिस्ट्री में क्या होता है, प्री हिस्ट्री में यहाँ पर कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता, ये याद रखना. कोई भी हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है. लेकिन प्रोटो हिस्ट्री में क्या होगा, प्रोटो हिस्ट्री में ये होता है कि रिटन रिकॉर्ड तो है बट हमें उन्हें डिसाइफरमेंट नहीं कर सकते, हम उनको पढ़ नहीं सकते प्रॉपर कि वहाँ पर आखिर लिखा क्या है. देन हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में क्या है, रिटन रिकॉर्ड भी है और उन्हें प्रॉपर तरीके से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है. अगर यहाँ प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो जैसे हड़प्पन कल्चर में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उसमें रिटन रिकॉर्ड तो हैं बट उन्हें हम पढ़ नहीं पा रहे, ठीक है. वहाँ इंडस पीपल के लोग, इंडस वैली के लोग लिखते थे, ठीक है, बट उन्हें हम पढ़ नहीं पाएंगे कि क्या लिखा है. और अभी जो हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो आफ्टर द हड़प्पन इज, तो वहाँ वैदिक पीरियड आता है. वैदिक पीरियड में क्या होता है, वहाँ पर डिसाइफर में लिखे गए हैं जैसे वेदास, ठीक है, महाभारता, रामायणा, ये सब चीज़ें, पुराण, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. तो इन्हें हम प्रॉपर तरीके से पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं जो कि चीज़ें लिखी हुई हैं. तो यही दिया है कि नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फॉर द प्री हिस्टोरिक पीरियड, लेकिन प्लेंटी ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स यहाँ पर पाए जाते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं इंडिया के. और तो ये रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं हिस्ट्री को इन दिस पीरियड. तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं, ठीक है. इनसे पता चलता है कि यहाँ से देखते हैं कि ये जो हिस्ट्री है वो रिकन्स्ट्रक्ट होती है, लेकिन वहाँ पर रिटन रिकॉर्ड नहीं मिले हैं. इन जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं उनमें इंक्लूड है जैसे स्टोन टूल्स, पॉटरी, आर्टिफैक्ट्स और मेटल इम्प्लीमेंट्स, ये यूज किए जाते हैं बाई प्री हिस्टोरिक पीपल के द्वारा. और डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी हेल्प करती है मच टू द अंडरस्टैंड द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन दिस पीरियड. इंडिया में जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसे डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में. कौन कौन से, एक है पैलेयोलिथिक जिसे ओल्ड स्टोन एज बोला जाता है, मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज और नियोलिथिक जिसे न्यू स्टोन बोला जाता है. और लास्ट में जो है यह है मेटल स्टेज जैसे कि चालकोलिथिक पीरियड, ठीक है, चालकोलिथिक. और देन लास्ट इज आयरन एज. आयरन एज के बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, जो वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है. लेकिन इन पीरियड्स में जो थे वो यूनिफॉर्म पीरियड नहीं थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है. प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है, साइंटिफिकली डेट दिया गया है कि ये पीरियड पहले था और ये पीरियड बाद में है, ठीक है. और रेडियो कार्बन डेटिंग की जो टेक्निक है वो कॉमनली यूज किया जाता है इन पर्पज के लिए कि उनका टाइम पीरियड चेक करने के लिए कि वो कितने पुराने हैं कितने नए हैं. और ये बेस्ड होता है मेजरिंग द लॉस ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. अनदर डेटिंग मेथड की बात करें तो वो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी. अब डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होती है, तो ये रिफ़र की जाती है कैसे, नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इन वुड में जो नंबर ऑफ ट्री रिंग्स होती है ना, जैसे यहाँ पर आप देखते होंगे जैसे कोई एक लकड़ी का गुटका है, ठीक है, लकड़ी का गुटका है तो वहाँ पर रिंग्स होती हैं, ऐसे रिंग्स होती हैं, ठीक है. उनसे पता चलता जितने भी नंबर ऑफ रिंग्स होंगे वो समझ लीजिए उतना ही पुराना पेड़ है, ठीक है, उतना ही ओल्ड वो ट्री है. या फिर उनकी जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको भी इसी तरीके से मेजर किया जा सकता है. तो
नंबर ऑफ ट्रीज को काउंट कर, नंबर ऑफ ट्री रिंग्स को काउंट करने में किसमें जो होता है वुड में, वो डेट ऑफ द वुड इज लाइक दैट, तो उस वुड की जो डेट है उसे पता किया जा सकता है। ओके, वी कैन फाइंड इन वेरी इजी मैनर। और प्री हिस्टोरिक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्री हिस्टोरिक पीरियड के साइट्स हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इन्हें कवर भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे रूबर, कालीबंगन, मोहनजोदारो किसके, कौन सी रिवर के बैंक में है, यह है इंडस रिवर। ठीक है, ये बताओ हड़प्पा जो है, हड़प्पा वो किस रिवर के किनारे है, वो कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है आंसर। और लोथल गुजरात में है। ठीक है, शिशुपालगढ़ उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में बोले, सॉरी ये तो उड़ीसा में है। ठीक है, और ब्रह्मगिरी, मस्की, आनंदपुर, पल्लावरम, ये पल्लावरम सबसे पहले साइट थी जहाँ पर हैंडएक्स मिली है लार्ज स्केल में। ठीक है, और यहाँ जो इसको डिस्कवर किया था, कौन डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूटे या बोल सकते हैं। ठीक है, आदि चनल्लुर, यहाँ आदि चनल्लुर भी है, वो है तमिलनाडु में, और आंध्र प्रदेश में है पल्लावरम। ये दोनों साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आगे काम देंगे, आगे आएंगे चीज़ें, तब यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा। नेक्स्ट है हमारा पैलियोलिथिक या फिर ओल्ड स्टोन एज। तो ओल्ड स्टोन एज साइट्स जो हैं वो बहुत लार्ज स्केल में पाई जाती हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और ये साइट्स जनरली लोकेटेड हैं नियर वाटर सोर्सेस, क्योंकि रिवर्स के किनारे ही क्या करते थे लोग, यहाँ पर अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ बनाते थे। ठीक है, और सेवरल रॉक शेल्टर्स की बात करें और केव्स की बात करें तो इन्हें यूज़ किया जाता है पैलियोलिथिक पीपल के द्वारा, जो इस सब कॉन्टिनेंट में स्कैटर एक दूसरे, मतलब एक प्लेस में दूसरे प्लेस में फैले हुए थे। तो पीपल लिव करते, मतलब रहते थे एक रेयरली हट्स मेड ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स के बने हुए घर में बहुत मतलब कम रहते थे। फेमस साइट्स हैं ओल्ड स्टोन एज की, जैसे सोन वैली या फिर पोर्टवार प्लेट्यू। देखो ये सारी वैली जो है ना, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोन वैली या फिर पोर्टवार प्लेट्यू की बात करें तो ये हैं कश्मीर में, नॉर्थ वेस्ट साइड में। ठीक है, सोन वैली पाकिस्तान में अगर बात करते हैं तो सोन वैली पाकिस्तान में है, पोर्टवार प्लेट्यू जो है वो इंडस के पास है जो इंडिया में है। शिवालिक हिल्स ऑन द नॉर्थ इंडिया में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है जो कि ओल्डेस्ट साइट भी ये भी है। ठीक है, आदमगढ़ हिल नर्मदा वैली में है। ठीक है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में है, और अतिरमपक्कम जो है नियर चेन्नई, अतिरमपक्कम। ठीक है, ओल्ड स्टोन में फूड जो होता था वो कैसे प्राप्त करते थे लोग, वो ऑब्टेन करते थे बाय हंटिंग एनिमल एंड गैदरिंग एडिबल प्लांट्स एंड ट्यूबर्स। ठीक है, और यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर का भी कंसेप्ट आता है कि डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे सोसाइटी यहाँ पर डिवाइड थी कैसे, जैसे यहाँ पर मेन था तो वो हंटिंग करता था लार्ज एनिमल का, और जो वुमेन थी, फीमेल थी, वो क्या करती थी, गैदर करती थी फूड को। ठीक है, और अपने जो ऑफस्प्रिंग थे, अपने चिल्ड्रन थे, उन्हें सर्व कर देती थी। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर था, और जो बच्चे थे वो हेल्प करते थे या तो मदर की कलेक्ट करने में फूड को, या फिर वहाँ पर ये केवल प्ले करते थे और गेम वगैरह खेलते थे, कुछ छोटे मोटे काम करते रहते थे। ठीक है, तो देयरफॉर ये पीपल जो कहलाते थे हंटर गैदरर्स, तो इन्हें क्या बोलते थे, हंटर गैदरर्स। लोग यूज करते थे स्टोन टूल्स को हैंड साइज और फ्लैग्ड ऑफ लार्ज पेबल्स फॉर हंटिंग एनिमल्स, मतलब ये जो है ना स्टोन टूल्स, जैसे यहाँ पर ये है स्टोन टूल्स। ठीक है, हैंड साइज, हैंड एक्स, ये है हैंड एक्स जो कुल्हाड़ियाँ हुआ करती थी। ठीक है, जो स्टोन इम्प्लीमेंट्स होते थे वो बने होते हैं हार्ड रॉक के, जिन्हें बोला जाता है क्वार्टजाइट। और क्वार्टजाइट कहाँ पाए जाते हैं, ये हिमालयन रेंज में पाए जाते हैं, इन्हें याद रखना। ठीक है, और रेयर केस में बोले तो यहाँ पर सदर्न पेनिनसुला की बात करें तो यहाँ पर जो वोल्केनिक रॉक है, हार्ड रॉक भी है, सॉफ्ट रॉक भी है। हार्ड रॉक में जो है वो साइट मिलती हैं, और जो सॉफ्ट रॉक है उन्हें रॉक कट आर्किटेक्चर बना के, यहाँ पर बहुत सारे आपने हमें पहले ही चैप्टर में पढ़ा था, कितने सारे रॉक कट आर्किटेक्चर यहाँ पर काट करके बनाए गए हैं। लार्ज पेपर्स जो थे वो फाइंड होते थे, पाए जाते थे रिवर ट्रासिस के किनारे। ठीक है, रिवर ट्रासिस में, और जो लार्ज एनिमल का हंटिंग होता था वो उसे ज़रूरत होती थी कंबाइंड एफर्ट की ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल,
विद लार्ज स्टोन एक्सेस। तो वहाँ डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे मेल मेल थे, मेल मेल मेंबर ग्रुप बना के एक लार्ज जो बिग एनिमल का हंट करते थे वो एक ग्रुप में करते थे, ठीक है। और लार्ज स्टोन एक्सेस के साथ बहुत बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियाँ होती थी। लेकिन हमारे पास जो है इनके जो नॉलेज थी बहुत कम है, इनकी नॉलेज जो है बहुत कम हमारे पास है, ठीक है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन उनकी क्या होती थी, कैसे होती थी, उनके बारे में बहुत कम जानते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टडी भी इज़ गोइंग ऑन, ठीक है, चल रही है अभी स्टडी, जो आगे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को। तो उनका जो वे ऑफ लाइफ है वो एक मॉडिफाइड लाइफ थी, जो कि पैसेज ऑफ टाइम के हिसाब से, जैसे आज पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग हंटर गैदरर थे, उसके बाद बारबेरिक बने, उसके बाद सिविलाइजेशन, ठीक है। सवेजरी, सवेजरी का मतलब क्या है कि वो लोग हंटर गैदरर थे, ठीक है, हंट करते थे चीज़ों का। और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके बारबेरिज्म, बारबेरिज्म क्या था, बारबेरिज्म थोड़ा सा लोग मतलब यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बनाने लगे, रहने लगे। उसके बाद सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जैसे कि यहाँ पर टाउन्स और सिटीज़, ठीक है, बड़े बड़े विलेज यहाँ पर इस्टाब्लिशमेंट हुए। फ्यू ओल्ड स्टोन एज की बात करें तो पेंटिंग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर फ्लरिश हुई, जैसे कि भीमबेटका साइट है, वहाँ पर आपको पेंटिंग एक अच्छी मतलब एग्जाम्पल है पेंटिंग का। तो ओल्ड स्टोन एज में ये भीमबेटका साइट मतलब यहाँ पर पेंटिंग मिलते हैं। और इस पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 10,000 BC इज़ असाइन टू द ओल्ड स्टोन एज। तो 10,000 BC तक यहाँ पर ओल्ड स्टोन को याद मतलब देखते हैं। मेसोलिथिक पीरियड या फिर मिडिल स्टोन एज की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 10,000 BC टू 6,000 BC, ठीक है। ये एक ट्रेडिशनल फेज़ है पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज का, ट्रांजिशनल, ठीक है, ट्रांजिशन नॉट ट्रेडिशनल, ठीक है। तो ट्रांजिशनल फेज़ है क्योंकि ये मेसोलिथिक साइट है, मेसोलिथिक पीरियड है। मेसोलिथिक रिमेन्स हैं वो पाए जाते हैं लंगनाज गुजरात में, आदमगढ़ में। लंगनाज कहाँ पर है, गुजरात में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, और कुछ जो प्लेसेस जैसे राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जैसे यहाँ पर आपने देखे होंगे कि सराय नाहर राय, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइट है वो है बेलान वैली, ठीक है। बेलान वैली भी यहाँ पर नियर इलाहाबाद के पास मिलती है। पेंटिंग्स और इनग्रेविंग्स वो भी पाए जाते हैं रॉक शेल्टर्स पर, जो जिसमें दिया हुआ होता है एक आइडिया सोशल लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है। इनके बारे में ये सारी चीज़ें इसमें दिया है, पेंटिंग्स में दी हुई होती हैं। जैसे मेसोलिथिक एज के साइट्स की बात करें तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन टूल्स जो है पाया जाता है, और ये स्टोन टूल्स एक टाइनी स्टोन के बने होते हैं, टाइनी स्टोन आर्टिफैक्ट से बने होते हैं, ठीक है, जो मोर देन वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबे नहीं होते थे, ठीक है। तो इन मतलब साइज़ में कितने, नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर, तो इन्हें माइक्रोलिथ्स बोला गया, ठीक है। तो हंटिंग गैदरिंग पैटर्न, लाइफ की जो हंटिंग गैदरिंग पैटर्न थी वो कंटिन्यू रही इस पीरियड में भी, लेकिन यहाँ ये देखा गया कि शिफ्ट हुआ, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है बिग एनिमल हंटिंग को ना करके स्मॉल एनिमल हंटिंग करने लगे लोग। पहले क्या करते थे, एक ग्रुप में मतलब ग्रुप बना के जाते थे, और लोग क्या करते थे मतलब विद इन किसके साथ जाते थे, विद लॉन्ग लार्ज मतलब लार्ज स्टोन टूल्स, जैसे लॉन्ग एक्स, ठीक है, बड़ी जो कुल्हाड़ियाँ थी, बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियाँ लेके जाते थे स्टोन की बनी हुई। उसके बाद जो है ग्रुप में मतलब ग्रुप बना के लार्ज एनिमल का शिकार करते थे। जैसे आपने देखा होगा 10,000 BC एक मूवी है, उसमें ग्रुप बना के कैसे लोग जो हैं एक जो मामत था, मामत, ठीक है, हाथी को बोलते थे, ठीक है, हाथी को बोलते हैं, मामत का शिकार करते हैं तो ग्रुप पर। लेकिन उसके बाद जो है मेसोलिथिक पीरियड की बात करें तो वहाँ पर जो है छोटे एनिमल्स का, ठीक है, स्मॉल एनिमल का हंट करने लगे लोग। ये शिफ्टिंग हुआ यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि बोले कि यहाँ पर फिशिंग भी करने लगे लोग। यूज ऑफ बो एंड एरो यहाँ पर यूज़ करने लगे, ठीक है, क्योंकि बो एंड एरो किसके लिए होते हैं, जो स्मॉल एनिमल हंट करने के लिए काफ़ी सूटेबल होते हैं। और ये टेंडेंसी सेटल की है लॉन्ग पीरियड इन एन एरिया,
ठीक है, लॉन्ग पीरियड तक ये चलती रही। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, हॉर्टिकल्चर एंड प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्ट हुई इसी पीरियड में, ठीक है। और एनिमल बोन्स जो है वो पाई गई इन साइट्स में, जो कि इंक्लूड जिन जैसे कि एनिमल्स लाइक डॉग, डियर, बोर एंड ऑस्ट्रिच। तो इन पशु पक्षियों की यहाँ पर बोन देखने को मिलती हैं, ठीक है, इनके रिमेन्स देखने को मिलती हैं। कभी कभी ये भी देखते हैं कि जो बरियल साइट्स हैं, बरियल साइट्स क्या होते हैं, जो दफनाया जाता है लोगों को, ठीक है। तो बरियल साइट्स हैं उनमें डेड जैसे पीपल हैं और माइक्रोलिथ उनके साथ, और उनके साथ एक जो है उनका जानवर भी जो सबसे प्रिय होता था वो भी दफनाए जाते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो मतलब बरियल साइट्स है ना, उनके साथ ये भी कहा जाता था, मतलब उनको बिलीव था कि उनके जब मरने पर, देखो मैं यहाँ पर एक स्टोरी टाइप सुना रहा हूँ जो कि एक फैक्ट बेस्ड है, ठीक है। क्या होता था कि यहाँ ब्यूरियल साइट जैसे मतलब यहाँ पर पाए जाते हैं ना, जो एक बुर्ज होम जो साइट है जो इंडस वैली की, ठीक है, इंडस वैली की बुर्ज होम साइट है, वहाँ पर ब्यूरियल साइट्स मिले हैं। तो ब्यूरियल साइट्स में क्या होते थे कि लोग खाना भी रख देते थे, फूड रख देते थे, और उनके साथ क्या है, उनका जो सबसे जैसे यहाँ पर रिमेन मिले हैं डॉग के, ठीक है, डॉग के रिमेन विथ देयर मास्टर, ठीक है। तो उसके कुत्ते के मास्टर के साथ उसको दफना दिया जाता था। तो ये भी माना जाता है कि भाई क्या करते थे, कुत्ता क्या और उसका मास्टर वो दोनों साथ में मरते थे। तो ये भी यहाँ पर श्योर नहीं होता है, ठीक है। ये भी माना जाता है कि ऐसा हो सकता है कि जो मतलब सैक्रिफाइस का भी वो हो, कि उसका मालिक अगर मर जा रहा है तो उसको मतलब उसके एनिमल जो सबसे प्रिय एनिमल था उसको भी सैक्रिफाइस कर दिया जाता था, ताकि उन दोनों का जो जन्म हो वो सेम मतलब प्लेसेस पर हो और सेम जगह पर हो, ठीक है। और उनके पास फूड भी रख दिया जाता था। फूड इसलिए रख दिया जाता था क्योंकि अगर ये समझा जाए कि भाई यहाँ पर जो है उस जन्म में नेक्स्ट जो उनका मतलब यहाँ पर जो नर्क है तो वो स्वर्ग जाएंगे, तो उनके लिए फूड भी अवेलेबल हो, इसलिए वहाँ पर फूड रख दिया जाता था, ठीक है, उनको खाने के लिए। तो ये था ये एक छोटी स्मॉल स्टोरी, और दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, ओके। तो अब नेक्स्ट चलते हैं नियोलिथिक एज की बात करते हैं। नियोलिथिक एज में क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो स्मॉल एनिमल हंटिंग होनी, तो स्मॉल एनिमल हंटिंग यहाँ पे शिफ्टिंग हुई, और इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो इसका टाइम पीरियड है 6000 BC टू 4000 BC, ये याद रखना, ठीक है। किसी किसी जैसे एनसीईआरटी में लिखा है यहाँ 8000 BC टू 4000 BC है, ठीक है, 4K। और मेसोलिथिक पीरियड की 10,000 BC टू 8000 BC इतना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दूसरा है, जो भी आप मानना चाहें मान सकते हैं, दोनों का करेक्ट ही होगा, ठीक है। तो एक ये नियोलिथिक पीरियड जो है वो एक रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई यहाँ पर, जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन की, ठीक है। और नियोलिथिक रिमेन्स पाए गए हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और ये जैसे कि कश्मीर वैली, चिरंद बिहार में, बेलन वैली उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और सेवरल पार्ट ऑफ डेक्कन रीजन में, जैसे मैंने बोला ना डेक्कन रीजन, जैसे पल्लावरम, ठीक है, पल्लावरम हो गया, यहाँ पर आदि चनल्लुर, ठीक है, पयम पाली, ओके, कोडेनाल, कोडेकल, ये सारे यहाँ पर ये साइट्स हैं, ठीक है। मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर एंड कोडेकल कर्नाटका में है, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में, और उतनूर जो है वो आंध्र प्रदेश में है। चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नियोलिथिक कल्चर के, वो है प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस है, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ पोएट्री। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जो प्लांट्स की कल्टीवेशन है और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, वो इमर्ज करता है विलेज कम्युनिटीज़ को, जो कि एक सेडेंटरी लाइफ पर बेस्ड थी, ठीक है। तो ये एक ग्रेट इम्प्रूवमेंट था टेक्नोलॉजी में, मेकिंग टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स यूज बाय मैन। तो मैन एक जो मतलब एक पहले रफ स्टोन टूल्स होते थे, लेकिन उन्हें क्या होते थे, पॉलिश करके स्मूथ स्टोन टूल्स बनाते थे, तो ताकि वो जो है बहुत ज़्यादा प्रिसीजन में उन्हें जैसे भी उनको जैसे स्मॉल एनिमल को हंट करना हो, या फिर आप देखते हैं कि प्लोइंग भी करते थे लोग, ठीक है,
जो मतलब एग्रीकल्चर करने में प्लोइंग भी करते थे, बिकॉज ऑफ दी रोबस्टनेस ऑफ द शेप ऑफ व्हाट प्लोइंग टूल्स। ओके, स्टोन टूल्स को पॉलिश करते थे और पॉलिश्ड एक्सेस भी पाई गई हैं मोर इफेक्टिव होती थी, मोर इफेक्टिव टूल्स हैं जो कि ये हंटिंग और कटिंग ट्रीज के लिए काफ़ी सूटेबल थी। मड ब्रिक हाउसेस भी यहाँ देखने को मिलते हैं कि मड ब्रिक हाउसेस को भी बिल्ड किया गया था इंस्टेड ऑफ ग्रास हट्स। पहले ग्रास हट्स का प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ पर मड ब्रिक्स का भी यूज करते थे लोग। व्हील्स का भी यूज करते थे पोट्री को बनाने में। जैसे पोट्री बहुत सारे आप देखे होंगे कि व्हील चेयर यहाँ पर बनाते थे लोग, कार्ट वगैरह बनते थे, तो व्हील यहाँ पर कार्ट में लगी हुई होती थी। ठीक है, यहाँ पर कार्ट में जो है व्हील लगे हुए होते थे। पोट्री को यूज किया जाता था कुकिंग के लिए, जैसे कि और स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, मतलब कुकिंग के लिए भी यूज करते थे और फूड ग्रेन्स के स्टोरेज के लिए भी। ठीक है, और लार्ज अर्म्स जो थे वो भी यूज किए जाते थे, किसके लिए? कॉफिन के लिए, बरियल ऑफ द डेथ। ठीक है, डेथ के ब्यूरियर के लिए यहाँ पर लार्ज अर्म्स यूज किए जाते थे। लार्ज अर्म्स क्या होता है? लार्ज अर्म्स ये होता है कि लार्ज अर्न का मतलब होता है कि हिंदी टर्म होता है कलश। ठीक है, कलश, ये कलश कैसे होता है? कलश मतलब ऐसे होता है, ये एक पॉट की तरह, मतलब एक लोटा की तरह। ठीक है, तो लार्ज अर्न्स यूज किए जाते थे कॉफिन के लिए, जो कि ब्यूरियल, जो डेड है, डेड के ब्यूरियल के पास रखते थे। और ये एक इम्प्रूवमेंट था एग्रीकल्चर में, ये देखा जाता है नियोलिथिक पीरियड में। वीट, बार्ले, राइस, मिलेट ये कल्टीवेट किए गए इन डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, जैसे इनको भी याद रखना कि वीट एंड बार्ले जो थे, वीट एंड बार्ले ये कहाँ पर उगाए जाते थे? ये इंडस वैली, जैसे हड़प्पा पीरियड में, हड़प्पा साइड की तरफ। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड में। और यहाँ पर देखते हैं राइस, राइस यहाँ पर जैसे बहुत सारे एविडेंसेस मिले, कहाँ पर? सराय नाहर राय या फिर बेलान वैली में। ठीक है, मिलेट कहाँ ग्रो किया जाता था? मिलेट ग्रो किया जाता था ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, लाइक बंगाल, उड़ीसा, ये सारे यहाँ पर देखने को मिलता है। राइस कल्टीवेशन वाज एक्सटेंसिव इन ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप, गुड्स एंड कैटल वाइडली प्रेवलेंट है, और कैटल को यूज किया जाता है, कैटल यूज किए जाते थे कल्टीवेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, ये इनका यूज किया जाता था। पीपल ऑफ न्यूलिथिक एज यूज करते थे कपड़ों को, कैसे? मेड ऑफ कॉटन एंड वूल, पहनने के लिए कॉटन और वूल के बने हुए कपड़े का यूज करते थे। और नेक्स्ट देखते हैं मेटल एज। मेटल एज क्या होता था? नियोलिथिक पीरियड को फॉलो करता है चालकोलिथिक पीरियड। ठीक है, मेटल एज में मतलब चालकोलिथिक, जो कि कॉपर एज था, और उसके बाद जो है स्टोन, जो मतलब यहाँ पर देखेंगे कि आयरन एज का भी यहाँ पर उसके बाद चालकोलिथिक पीरियड, कॉपर एज के बाद आयरन एज आता है। ठीक है, देखो कॉपर कैसे होता है? जो कि कॉपर और ब्रोंज को मिला के यहाँ पर टिन बनता है। ठीक है, और टिन ना होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन यहाँ पर नहीं हो पाता है। ठीक है, और टिन कहाँ से लाते थे? यहाँ ट्रेड करते थे लोग। ठीक है, ट्रेड कहाँ से करते थे? जैसे यहाँ पर देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया से लोग लाते थे, ट्रेड करते थे। ठीक है, सदर्न पेनिनसुला के लोग। और जो यहाँ पर इसका इधर है, इधर कैसे? जैसे नॉर्दर्न साइड के थे, तो नॉर्दर्न साइड से कहाँ से लोग लाते थे? पर्सिया। ठीक है, पर्सिया से या फिर अरब रीजन से यहाँ से टिन इंपोर्ट करके आता था इंडिया में। न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ स्मेल्टिंग मेटल और एंड क्राफ्टिंग मेटल आर्टिफैक्ट्स एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था ह्यूमन सिविलाइजेशन में। ठीक है, इसी के थ्रू हम टेक्नोलॉजी, एक एडवांस टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। ठीक है, तो टिन तो था नहीं, तो उसे इंपोर्ट करते थे, कॉपर अवेलेबल था। ठीक है, स्टोन का जो यूज़ था वो यहाँ पर गिव अप नहीं कर दिया गया था। ठीक है, वो भी प्रेवलेंट था इन द टाइम ऑफ मेटल एज। माइक्रोलिथिक टूल्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं अभी भी, और पीपल यहाँ पर ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस। पहले शॉर्ट डिस्टेंस में करते थे, अब लॉन्ग डिस्टेंस में करने लगे। ठीक है, कैसे? क्यों? क्योंकि जो मेटल थे, मेटल ओर्स को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उसको ढूंढने के लिए लॉन्ग ट्रैवल करते थे।
और ये क्या हुआ, एक इन्वेंशन हुआ जो कि चालकोलिथिक कल्चर का नेटवर्क है। और चालकोलिथिक कल्चर्स ये पाया गया मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जैसे साउथ इंडिया में भी और नॉर्थ इंडिया बोथ। ठीक है, जनरली देखते हैं कि चालकोलिथिक कल्चर्स जो है वो ग्रो कर किया था रिवर वैलीज़ को। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हड़प्पन कल्चर को कंसिडर किया जाता है एक पार्ट ऑफ चालकोलिथिक कल्चर का। तो हड़प्पन कल्चर में कौन सा, मतलब एक जो कल्चर था वो ब्रोंज एज कल्चर था। ठीक है, ब्रोंज एज कल्चर। यहाँ ब्रोंज एज कल्चर की बात करें तो ब्रोंज कैसे हुआ, मतलब डेवलप होता है ये टेक्नोलॉजी के थ्रू। कौन कौन से मेटल मिला के, कॉपर और क्या, ब्रोंज, कॉपर और ब्रोंज मिला के यहाँ पर टिन बनता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर जो चालकोलिथिक पीरियड में है, चालकोलिथिक पीरियड, ठीक है, मतलब कॉपर और टिन मिला के यहाँ पर क्या बनता है, कॉपर और टिन मिला के ब्रोंज बनता है। और टिन यहाँ के जो इंडस वैली के लोग ये इंपोर्ट करते थे फ्रॉम पर्सिया। ठीक है, या अरब रीजन की बात करें, मेसोपोटामिया की बात करें, तो इन रीजन से ये इंपोर्ट करते थे। साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में जो गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार और कावेरी रिवर वैलीज़ हैं, यहाँ पर सेटल किया गया था फार्मिंग कम्युनिटीज़ को इस पीरियड में। और हालांकि वे मेटल्स का यूज नहीं करते थे। ठीक है, मेटल एज के आरंभ में वो मेटल का यूज नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन क्या था, जो कि कॉपर और ब्रोंज के एविडेंस मिलते हैं कब, सेकेंड मिलेनियम BC में। ठीक है, सेवरल ब्रोंज एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स, बीड्स, टेराकोटा फिगरिन्स एंड पोट्री ये पाए जाते हैं पय्यमपल्ली इन तमिलनाडु में। चालकोलिथिक एज की बात करें तो ये उसके बाद मतलब उसके पहले, किसके पहले था, आयरन एज के पहले चालकोलिथिक एज। आयरन फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता था वेदास में। ठीक है, आयरन का यूज़ कहाँ मिलता है हमें, वेदास में, कि आयरन का यूज़ लगभग 700 to 800 BC, 800 to 700 BC में यहाँ पर आयरन की खोज हुई थी। आयरन एज सदर्न पेनिनसुला की बात करें तो ये रिलेटेड था एक मेगालिथिक बैरियल्स में। ठीक है, आयरन एज मेगालिथिक बैरियल से स्टार्टेड है। और मेगालिथिक मीन्स लार्ज स्टोन। ठीक है, मेगा मीन्स लार्ज, माइक्रो मीन्स लिटिल। बरियल पिट्स भी यहाँ पर कवर किए जाते थे इन स्टोन से। कौन से स्टोन के, मेगालिथ। ठीक है, आप देखेंगे कि जो बरियल साइट्स हैं यहाँ पर ग्रेव यार्ड है। ठीक है, ग्रेव यार्ड है, इसके चारों तरफ लार्ज स्टोन यहाँ पर खड़े कर दिए जाते थे, अभी भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, आप देखे होंगे। ठीक है, तो ये ग्रेव्स जो थे, ये ग्रेव यार्ड्स थे एक्सटेंडेडली फाउंड इन साउथ इंडिया। तो ऐसे मेगालिथ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स हैं जैसे हल्लूर और मस्की, इन्हें ज़रूर याद रखिए साइट्स को। ठीक है, हल्लूर और मस्की कहाँ मिलते हैं, कर्नाटका में। नागार्जुन कोंडा कहाँ है, वो आंध्र प्रदेश में। और आदिचनल्लूर जो है वो तमिलनाडु में, साउथ तमिलनाडु में। ठीक है, ब्लैक एंड रेड पॉटरी, आयरन आर्टिफैक्ट्स जैसे होज, मतलब फावड़ा जैसे बोलते हैं ना, और सिकल्स और स्मॉल वेपन्स ये पाए जाते हैं ब्यूरियल पिट्स में। अब देखते हैं कि हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन आता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें क्या, मतलब उनके क्या फीचर्स है, उनके क्या टाउन प्लानिंग है, उनके क्या कल्चरल सोसाइटी है, रिलीजन है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अर्लीस्ट एक्सकैवेशंस इन द इंडस वैली वो हुई थी कहाँ पर, हड़प्पा में, जिसे जहाँ जो वेस्ट पंजाब और मोहनजोदारो जो सिंध में है। ठीक है, सिंध में मोहनजोदारो है और वेस्ट पंजाब में हड़प्पा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एक्सकवेशन हुई, यहाँ पर इंडस सिविलाइजेशन को तोड़ा गया, फ्लरिश किया गया। ठीक है, फ्लरिश हुई थी, यहाँ पर देखा गया। ये दोनों प्लेस जो है पाकिस्तान में ही हैं, और जो है मोहनजोदारो वो इंडस रिवर के हैं बैंक में है, और जो हड़प्पा है वो किस रिवर के बैंक में है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। ठीक है, कुछ फाइंडिंग्स, मतलब कुछ चीज़ें पाई गई जो ये दो सिटीज़ में कुछ फाइंडिंग्स हुई जो एक सिविलाइजेशन के टर्म में ये बात करता है कि ये यहाँ पर सिविलाइजेशन थी, और इसे बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन ये सिविलाइजेशन बाद में इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जानी गई, क्योंकि इंडस वैली के बाहर भी कुछ साइट्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, इसलिए इसे वैली ना करके इंडस सिविलाइजेशन बोला गया।
ठीक है। और बाद में इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला गया आफ्टर द नेम ऑफ इट्स फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी तो इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसे बोला जाता है। इंपॉर्टेंट साइट्स को देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स जैसे कोट डिजीज सिंध में है, कालीबंगन राजस्थान, रूपर इन पंजाब, एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं इनकी साइट्स, ठीक है। कालीबंगन ना, नॉट कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन इन राजस्थान, मोहनजोदारो, चनहुदारो, ये यहाँ पर चनहुदारो कहाँ पर है, ये है पाकिस्तान, मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में, लोथल, ठीक है, लोथल इन गुजरात, और ये बनवाली है, बनावली ये हरियाणा में है, लोथल, सुरकुटा एंड धोलावीरा, ये सारी, ये धोलावीरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये सारी कहाँ पर है, ये तीनों जो साइट्स हैं ये गुजरात में है। लार्जेस्ट साइट का नाम यहाँ पर देखते हैं तो वो है राखीगढ़ी नाकी मोहनजोदारो, ठीक है। राखीगढ़ी अभी रिसेंट फाइंड की गई कि बहुत मतलब इंडस वैली की जो लार्जेस्ट साइट है वो है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है, ना कि मोहनजोदारो, ठीक है। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स वो एक्सकावेटेड की गई है फॉर द लास्ट 8 डिकेड्स रिवील द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पन कल्चर, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं या फिर फेजेस हैं इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को फाइंडिंग मतलब रीड करने के लिए, जानने के लिए। तो इसको कहते हैं प्री हड़प्पा, ठीक है, अर्ली हड़प्पा, मेच्योर हड़प्पा और लेट हड़प्पा। और इनकी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसको ऐसे मतलब कैसे मतलब फाइंड कर सकते हैं प्री हड़प्पा, जैसे यहाँ पर रिवर टिरासिस है, रिवर फाइंडिंग्स है, ठीक है, रिवर फाइंडिंग्स है। तो कैसे हुआ, यहाँ पर पहले रिवर्स, जैसे मान लो ये रिवर्स है, ये रिवर है, ठीक है, इंडस रिवर ही मान लो, ये इंडस रिवर है। पहले क्या हुआ, पहले छोटी सी मतलब थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था उसमें, ठीक है, एक रिल्स के फॉर्म में। तो वो धीरे धीरे क्या हुई, ये मान लो ये इतनी गहरी है, ठीक है, इतनी गहरी है और यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ कि इसकी गहराई बढ़ती गई, जैसे यहाँ पर लोग इनहेबिट करते थे, यहाँ पर लोग रहते थे, ठीक है, इसके किनारे, बैंक के किनारे। लेकिन रिवर का पानी फिर कैसे हो गया, उसके नीचे चला गया कट करके, ठीक है, और लोग फिर यहाँ से क्या ट्रांस मूवमेंट करके नीचे आ गए इसके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ गए। उसके बाद फिर से यहाँ पर मतलब यहाँ पर पानी और उसके नीचे चला गया, तो यहाँ पर लोग जंप करके यहाँ पर आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर से लोग यहाँ पर जैसे नीचे पानी गया तो यहाँ पर आके यहाँ पर बसने लगे। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर पहले प्री हड़प्पा यहाँ पर लोग रहते थे, ठीक है, अर्ली हड़प्पा यहाँ पर जंप किए, मैच्योर हड़प्पा यहाँ पर जंप किए, एंड देन लेट हड़प्पा यहाँ पर जंप किए, जो कि रिवर का जो डेप्थ था वो काफ़ी हाई था। अब यहीं पर कहते हैं कि जो डिक्लाइन हुआ, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, यहीं पर अचानक से पानी आ गया, डिजास्टर हुआ, तो यहाँ पर लोग रहते थे, तो यहाँ पर लोग रहने की वजह से यहाँ पर सारे के सारे डूब गए, ठीक है, ऐसे कहा जाता था। तब इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन भी माना जाता है, ठीक है। और कुछ अदर फैक्टर्स हैं जैसे कि अर्थक्वेक आया, ठीक है, और कुछ इन्वेजन हुआ, आर्यंस का इन्वेजन हुआ, तब यहाँ पर हड़प्पन जो कल्चर था ख़त्म हुआ। तो इसके सारे बहुत सारे क्या है फैक्ट्स भी हैं जो कि हमें बट क्या है इसके फैक्ट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, वो एक इल्यूजन बेसिस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। द प्री हड़प्पन स्टेज यहाँ पर लोकेटेड है कहाँ पर, बलूचिस्तान में, ईस्टर्न बलूचिस्तान में लोकेटेड है प्री हड़प्पन स्टेज, क्योंकि यहाँ एक्सकवेशन हुआ, एक मेहरगढ़ साइट थी, ठीक है, 150 माइल्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ मोहनजोदारो। मेहरगढ़ यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट साइड में यहाँ पर मिले थे मेहरगढ़, ये प्री हड़प्पन साइट स्टेज की एक साइट थी, और ये रिवील करती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ प्री हड़प्पन कल्चर, ठीक है। इस स्टेज में बात करें तो जो पीपल थे वो नोमैडिक थे, जो बिगेन हुए, आरंभ किए टू लीड अ सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ। तो एग्रीकल्चरल लाइफ को लीड करने के लिए यहाँ पर इन जो नोमैडिक पीपल थे वो स्टार्ट कर दिए एग्रीकल्चर करना। अर्ली हड़प्पन स्टेज की बात करें तो पीपल रहते थे इन लार्ज विलेजेस इन द प्लेन, ठीक है। पहले कहाँ रहते थे, ये नोमैडिक लाइफ जीते थे, तो क्या कहाँ रहते थे, ये कुछ माउंटेन रीजन में रहते थे, ठीक है। और एग्रीकल्चरल लाइफ यहाँ पर आरंभ थी, मतलब बिगन किए, आरंभ किए। और अर्ली हड़प्पन स्टेज में यहाँ पर विलेज को मेंटेन किया, लार्ज विलेज यहाँ पर फॉर्म हुए, तो प्लेन्स में, ठीक है, प्लेन्स में लार्ज विलेज फॉर्म हुए, तो यहाँ पर लोग अर्ली हड़प्पन पीरियड के लोग रहने लगे, ठीक है।
और ये ग्रेजुअल ग्रोथ हुआ टाउन्स में। इंडस वैली इंडस वैली के टाउन्स में ग्रेजुअल ग्रोथ हुआ, ठीक है। ये विलेजेस जो है टाउन्स में बदल गए और इन्हें ये ट्रांजिशन भी कहा जाता है फ्रॉम रूरल टू अर्बन लाइफ, ठीक है। इस पीरियड में रूरल टू अर्बन लाइफ यहाँ पर देखने को मिलता है ट्रांजिशन। और ये इस पीरियड में जो साइट्स हैं जैसे अमरी और कोट डिजी, ठीक है, कोट डिजी इन कहाँ पर है, सिंध में, ठीक है, पाकिस्तान, ये रिमेन है एविडेंस फॉर द अर्ली हड़प्पन स्टेज। तो ये अमरी और कोट डिजी साइट्स हैं, ये हमें इसके एविडेंस मिलते हैं कि अर्ली हड़प्पन पीरियड के। मैच्योर हड़प्पन स्टेज में देखें तो ये एक ग्रेट सिटीज़ यहाँ पर इमर्ज की थी, ठीक है। एक्सकावेशन जैसे कालीबंगन कहाँ पर है, हरियाणा, सॉरी राजस्थान में है, ठीक है। कालीबंगन राजस्थान में है, जो कि एक ग्रेट सिटी डेवलप की थी, इमर्ज की थी। और ये इलाबोरेट करती है टाउन प्लानिंग को, अर्बन फीचर्स को, ठीक है, जो कि इस फेज़ में ये इवॉल्व हुए। लेट हड़प्पन स्टेज की बात करें तो ये डिक्लाइन हो गया था, इंडस कल्चर स्टार्टेड, ठीक है, इसका डिक्लाइनमेंट होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। एक्सकावेशन से देखें कि जो लोथल साइट है वो रिवील करती है एवोल्यूशन ऑफ दिस स्टेज, ठीक है। तो लोथल जो था विद इट्स पोर्ट वाज फाउंडेड मच लेटर, लेकिन लोथल जो पोर्ट था वो बहुत बाद में यहाँ पर सेटल किया गया था। इसकी वजह से हम जानते हैं कि जो लेट हड़प्पन स्टेज है वो इसी पीरियड में हुआ था, ठीक है, जब यहाँ पर टाउन अपने हाईएस्ट पीक पर था और डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था सिटीज़, ठीक है, टाउन नहीं सिटीज़ में टाउन्स चेंज हो गया थे। उसके बाद जो है लार्ज स्केल सिटीज़ थी वो लोथल साइट में यहाँ पर मिली हुई हैं, ठीक है। और ये जो है लोथल सराउंडेड है एक मैसिव ब्रिक वॉल से जो फ्लड प्रोटेक्शन को, मतलब फ्लड से प्रोटेक्ट करता है। लोथल एक एम्पोरियम है ट्रेड का, ठीक है, यहाँ पर शिपमेंट भी मिलता है, यहाँ पर पोर्ट सिटी है, ये पोर्ट सिटी है, यहाँ पे शिप भी टेक ऑफ करते थे, ठीक है, मतलब शिप भी यहाँ पर क्या होते थे, शिपमेंट होते थे और यहाँ पर गुड्स और ट्रेड भी होता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन पीपल के साथ यहाँ पर ट्रेड होता था, ठीक है। हड़प्पन जो डेट है हड़प्पन कल्चर का वो माना जाता है कि जो सर जॉन मार्शल थे उन्होंने 1931 में एस्टिमेट किया ड्यूरेशन ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ मोहनजोदारो बिटवीन 3250 टू 2750 BC। तो इनका टाइम पीरियड कितना है, जॉन मार्शल ने ये एस्टिमेट किया था, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे और जब न्यू साइट्स का डिस्कवर हुआ, हड़प्पन कल्चर मॉडिफाइड हो गई उसी के साथ, ठीक है। जैसे कि रेडियो कार्बन मेथड आया, जैसे ही रेडियो कार्बन मेथड का यूज किया गया तो यहाँ पर जो फिक्सिंग थी एक्यूरेट डेट्स की वो देखने को हमें मिलती है। 1956 में फेयर सर्विस एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने हड़प्पन कल्चर के जो डेट थे उन्होंने दिया कि 2000 से 1500 BC के बीच में था। इसके बेसिस पर रेडियो कार्बन डेट्स फाइंड किया था, ठीक है, कि वो जो हड़प्पन पीरियड था वो 2000 से लेकर 1500 BC तक था। 1964 में DP अग्रवाल ने ये कंक्लूजन निकाला कि टोटल स्पैन ऑफ दिस कल्चर शुड बी बिटवीन 2300 टू 1750 BC। इसके लिए ये हमें अथेंटिक माना जाता है। यट देयर इज़ फर्दर स्कोप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ दीज डेट्स। तो हमें पूरी तरीके से यहाँ पर मॉडिफिकेशन नहीं मिला है, ठीक है, कि एग्जैक्टली यही टाइम पीरियड है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। साइलेंट फीचर्स की बात करें हड़प्पन कल्चर का तो सबसे पहले देखते हैं टाउन प्लानिंग हड़प्पन कल्चर का एक रिमार्केबल जो आर्किटेक्चर था वो देखने को मिलता है कि जो टाउन प्लानिंग थी वो एक ग्रिड सिस्टम के बेसिस पर, ग्रिड सिस्टम के लाइन पर बना हुआ था, जहाँ पर स्ट्रीट्स और लेंस कटिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट एक दूसरे को जो राइट एंगल पर काटते हैं वो स्ट्रीट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है।
और यहाँ पर कुछ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स जो हैं वो भी सिटी में देखने को मिलती हैं। हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, ये सभी एक दूसरे में मतलब सभी में क्या होता था, सीटाडल भी यहाँ पर बिल्ट होते थे। हाई पोडियम ऑफ मड ब्रिक्स, मतलब मड ब्रिक्स के यहाँ पर सीटाडल भी होते थे। लोअर टाउन और अपर टाउन, यहाँ दो टाइप के टाउन होते थे। अपर टाउन में जो कि एक देखने को मिलता है, यहाँ पर किंग भी होते थे, ठीक है। बिलो द सीटाडल द ईस्ट सिटी ले अ लोअर टाउन कंटेनिंग ब्रिक हाउसेस। देखो मड ब्रिक जो होते थे वो जो सीटाडल में मतलब लगाए जाते थे, और जो ब्रिक हाउसेस थे वो कहाँ पर होते थे, लोअर टाउन में। यहाँ पर लोअर टाउन भी बिल्ट हुआ था, जो कि कहा जाता है कि यहाँ पर कॉमन पीपल रहते थे, ठीक है। लार्ज स्केल जो बर्न्ट ब्रिक का भी यूज किया जाता था हड़प्पन कल्चर में। ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस एंड द एब्सेंस ऑफ स्टोन बिल्डिंग्स आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर, ठीक है। स्टोन बिल्डिंग का यहाँ पर स्टोन जो बिल्डिंग थी यहाँ पर नहीं देखने को मिलती, तो इसको ये कहा जाता है कि ये एक रिमार्केबल सिटी थी जो स्टोन ना यूज करके यहाँ पर क्या यूज किया गया था, बर्न्ट ब्रिक, जो कि एक हाई टेक्नोलॉजी थी। हाई यहाँ पर फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं। अनदर रिमार्केबल फीचर जो था वो है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। किसके लिए, सैनिटेशन के लिए, ठीक है। जो ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था ये कनेक्ट होता था सभी हाउसेस से, और ये जो ड्रेन्स होते थे इसके, तो वो स्ट्रीट से मतलब स्ट्रीट के आसपास, जैसे अभी नहीं मॉडर्न लाइफ में कैसे स्ट्रीट पर उसी बेसिस पर बनाए जाते हैं जैसे कि हड़प्पन कल्चर में होता था, ठीक है। इसी से हमें ये मतलब पढ़ने से ये फ़ायदा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस मोहनजोदारो का है वो है ग्रेट बाथ, जिसमें वो कितने लंबा है, 39 फीट, 23 फीट ब्रेथ है और 8 फीट उसकी डेप्थ है। जो स्टेप्स के फ्लाइट्स हैं वो एंड होते हैं लीड टू द सरफेस, ठीक है। और साइड रूम भी यहाँ पर बनाए गए थे, जिसको कहा जाता है कि वहाँ पर लोग कपड़े चेंज करते थे, ठीक है, नहाने के बाद। फ्लोर ऑफ द बाथ, जो बाथ का फ्लोर है वो बर्न्ट ब्रिक से बना हुआ था, और वाटर जो है वो ड्रॉन होता था फ्रॉम लार्ज वेल इन एडजेसेंट रूम, मतलब एक लार्ज वेल होता था और एडजेसेंट रूम में वो ड्रॉन होता था, ठीक है। और आउटलेट होता था वन कॉर्नर ऑफ द बाथ लीड टू द ड्रेन, मतलब क्या होता था, जैसे वहाँ पानी आने और जाने, जैसे मान लो ये बाथिंग के लिए होता था, बाथिंग जैसे अभी मान लो स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं, ठीक है। तो स्विमिंग पूल में जो गंदा पानी है ना उसे मतलब ड्रेन कर देते हैं, और जो वेल या फिर यहाँ पर जो मशीन्स द्वारा पानी को इनका इनलेट लगा देते हैं, तो फिर से स्विमिंग पूल भी यहाँ पर फिलअप कर देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ बाथिंग। तो वैसे यहाँ पर भी इंडस वैली में एक तरफ क्या था, आउटलेट होता था और एक तरफ इनलेट होता था, ठीक है। और लार्ज बिल्डिंग भी मोहनजोदारो में मिलती हैं जो कि ग्रेनरी मेजर करती हैं, ग्रेनरी बनाई जाती है, ग्रेनरी के फॉर्म में होती थी, जो मेजरमेंट अगर करें तो वो 150 फीट लेंथ होती थी और 50 फीट ब्रेड्थ होती थी। इतनी लंबी लंबी यहाँ पर ग्रेनरी मिलती थी। ग्रेनरी किस पर्पज़ से होती थी, ग्रेनरी जैसे फूड ग्रेन रखने के लिए, ठीक है, तो ये ग्रेनरी बनाई जाती थी। लेकिन हड़प्पा की जो सीटाडल में था वो हमें बहुत सारे 6 ग्रेनरीज मिलती हैं, 6 ग्रेनरीज यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो एक ग्रेट प्रोग्रेस था इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड यहाँ पर देखने को मिलता है। व्हीट और बार्ली मेन क्रॉप थी, जो सिसमम, मस्टर्ड और कॉटन से अतिरिक्त थी, व्हीट एंड बार्ली, ठीक है। सरप्लस ग्रेन को स्टोर किया जाता था ग्रेनरीज में, उन्हीं ग्रेनरीज में रख दिया जाता था, ओके। एनिमल्स जैसे कि सीप, गोट एंड बुफेलो डोमेस्टिकेट भी करते थे, ठीक है। और हॉर्स का भी यूज यहाँ पर मतलब हॉर्स यहाँ पर एविडेंस में नहीं मिलता है। हॉर्स यहाँ पर जो सुटका गिंडोर वहाँ पर देखने को मिलता है कि हॉर्स के एविडेंस जो हैं हमें वहाँ पर मिलते हैं, बट हमें हॉर्स नहीं, सॉरी, यहाँ पर कालीबंगन में मिलते हैं, ठीक है, हॉर्स के यहाँ पर एविडेंस। लेकिन कालीबंगन जो हमारा हॉर्स के एविडेंस है वो यहाँ पर यूज देखने को नहीं मिलता है। नंबर ऑफ अदर एनिमल्स भी जो हंट किए जाते थे फूड के लिए, ठीक है, लाइक डियर को भी हंट करते थे।
स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ आर्टिजन्स, यहाँ पर जैसे कि गोल्ड स्मिथ्स, ब्रिक मेकर्स, स्टोन कटर्स, वेवर्स, बोर्ड बिल्डर्स, ठीक है, टेराकोटा मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे आर्टिजन्स, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ब्रोंज और कॉपर वेसल्स जो हैं वो एक आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स हैं हड़प्पन मेटल क्राफ्ट के। गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो हैं ये भी पाए जाते हैं मेनी प्लेसेस में, बहुत सारे प्लेसेस में भी पाए जाते हैं। पोट्री मतलब पोट्री कैसे होती थी, प्लेन होती थी, और कुछ प्लेसेस में हमें रेड और ब्लैक पेंटेड पोट्री भी मिलती हैं। बीड्स मैन्युफैक्चर किए जाते थे। बीड्स क्या होते थे, एक ऑर्नामेंट्स होते थे, एक वाइड वैरायटी ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन जो होते थे बीड्स वहाँ पर लगा दी जाती थी, ठीक है। इंटरनल ट्रेड भी काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। फॉरेन ट्रेड भी होता था विद मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, और गोल्ड, कॉपर, टिन एंड सेवरल सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी यहाँ पर इंपोर्ट देखने को मिलता है कि यहाँ से लोग इंपोर्ट भी करते थे, ओके। एंड मेन एक्सपोर्ट्स वर सेवरल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक व्हीट, बार्ले, पीस, ऑयल सीड्स एंड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी, जैसे कि कॉटन गुड्स, पॉटरी, बीड्स, टेराकोटा फिगर्स एंड आइवरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर मेन एक्सपोर्ट था। तो ये मेन इंपोर्ट क्या होते थे, जैसे गोल्ड, कॉपर, टिन, सेवरल सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ये यहाँ पर इंपोर्ट होते थे, ठीक है। और मेन एक्सपोर्ट का जो गुड्स थे, प्रोडक्ट्स थे, वो जैसे व्हीट, बार्ली, पीस, ऑयल सीड्स एंड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कॉटन गुड्स, पॉटरी, बीड्स, टेराकोटा फिगरिंग्स एंड आइवरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सपोर्ट की जाती हैं, एक्सपोर्ट की जाती थी ड्यूरिंग द हड़प्पन कल्चर, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। और बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं ये प्रूव करने के लिए कि ट्रेड लिंक्स किसके किसके बीच होता था, इंडस और सुमेरियन पीपल के बीच, ठीक है। और जो सुमेरियन पीपल थे वो इंडस पीपल को क्या कहते थे, वो कहते थे मेलुहा, ये यहाँ पर याद रखना, ठीक है, मेलुहा बोलते थे इंडस वैली पीपल को। और मेनी सील्स ऑफ इंडस वैली कहाँ पाई गई हैं, मेसोपोटामिया में। इंडस वैली की जो सील्स हैं वो पाई गई हैं मेसोपोटामिया में। इससे ये पता चलता है कि लोग ट्रेड भी करते थे किसके साथ, मेसोपोटामिया के साथ। ट्रेड वॉज ऑफ द बार्टर टाइप, मतलब एक बार्टर सिस्टम था। ये मत बोलना कि मतलब जैसे कि कहीं भी आ जाए कि ट्रेड वॉज लाइक करेंसी सिस्टम, ठीक है, करेंसी सिस्टम नहीं था, एक बार्टर टाइप का ट्रेड होता था। बार्टर का मतलब ये होता है कि एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब जैसे कि आपके पास मतलब गोल्ड है तो हमारे पास जो है ये तुम्हारे पास एक प्रीशियस जैसे मेटल है, जैसे कि गोल्ड, ठीक है, हमारे पास है क्या, व्हीट है। तो एक्सचेंज करने के लिए कि हमें भी खाना है भाई, ठीक है, हमें गोल्ड ही लेकर नहीं रहना है, तो हमें भी खाना है, तो क्या करेंगे, गोल्ड को हमें कुछ दे दो और उसी के बेसिस पर यहाँ पर हमसे व्हीट ले लो। हमारे पास व्हीट जो है सरप्लस में है, ठीक है, तो उससे क्या होंगे, उसमें रेवेन्यू काम नहीं करेगी, उसमें काम करेगा केवल और केवल एक दूसरे एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। सील्स एंड टेराकोटा मतलब गोल्ड भी नहीं, एक तरीके से बार्ली एंड व्हीट जैसे बोले कि, और या फिर ग्राम या फिर व्हीट ऐसे एक्सचेंजमेंट करना होता है, ठीक है। द सील्स एंड द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द इंडस वैली रिवील करती है बुलॉक कार्ट को, और जो ऑक्सन है, बैल हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए, और बोट और शिप के लिए रिवर एंड सी ट्रांसपोर्ट यूज किए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर सोशल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर जो सोशल लाइफ है हड़प्पन्स की वो अंडरस्टैंड की जाते थे। बहुत सारे एविडेंसेस यहाँ भी मिलते हैं इसके। और तो देखते हैं, मेन एंड वुमेन दोनों लोग पहनते थे ड्रेस को 2 पीसेस ऑफ क्लॉथ के 2 पीसेस होते थे, उनको पहनते थे, और एक अपर गारमेंट जिसे कहते हैं, और एक लोअर गारमेंट्स, ठीक है। बीड्स भी यहाँ पर पहनी जाती थी वुमेन एंड मैन दोनों के द्वारा। तो बीड्स यहाँ पर ये ऑर्नामेंट्स यूज्ड बाय द हड़प्पन्स, ये ऑर्नामेंट्स यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ज्वेलरीज जैसे कि बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, फिलेट्स, गिल्डल्स, एंकलेट्स, ईयर रिंग्स एंड फिंगर रिंग्स वन बाई वुमेन, ठीक है, ये वुमेन पहनती थी। लेकिन यहाँ पर बीड्स जो हैं वो वुमेन एंड मेन दोनों पहनते थे, ठीक है। ड्रेस भी दोनों पहनते थे और बीड्स भी दोनों पहनते थे। लेकिन ज्वेलरीज जैसे कि यहाँ पर ये सारी ज्वेलरीज हैं, इन्हें केवल और केवल कौन पहनते थे, वुमेन पहनती थी।
तो ये ऑर्नामेंट्स बना जाते थे किसके, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, ब्रॉन्ज के और सेमी प्रेशियस स्टोन्स के भी। ये कॉस्मेटिक्स का यूज जो है वो कॉमन था। कॉस्मेटिक्स का यूज देखो यहाँ पर बहुत बार यूपीएससी ने पूछा भी था क्वेश्चन को कि कॉस्मेटिक का यूज जैसे है कि पहले कुछ 2-3 बार पूछा था कॉस्मेटिक के ऊपर, ठीक है। तो ये ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो याद रखना चाहिए, कॉस्मेटिक्स बनता किससे है और कॉस्मेटिक का यूज कहाँ किया जाता है, ये भी सारी चीज़ें पता होना चाहिए। वेरियस हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनी होती हैं पोट्री के, स्टोन के, सेल्स के, आइवरी एंड मेटल, जो कि पाए जाते हैं मोहनजोदारो में, ठीक है। तो ये सारे इसके एविडेंस जो है मोहनजोदारो में पाए जाते हैं। ओके, देन स्पिंडल्स, नीडल्स, कॉम्स, फिश फ्लॉक, फिश होक, नाइफ्स ये भी बनाए जाते थे कॉपर के। चिल्ड्रंस के जो टॉयज होते थे वो लिटिल क्ले कार्ड्स के बनाए जाते थे। मार्बल्स, बॉल्स एंड डाइस ये यूज किए जाते थे गेम्स में। फिशिंग के लिए, फिशिंग वाज ए रेगुलर ऑक्यूपेशन वाइल हंटिंग एंड बुल फाइटिंग वर अदर ये पैस्टिम्स होते थे, ठीक है, प्लेइंग गेम्स होते थे। और न्यूमरस स्पेसिमेंस वेपन्स के, वार के वेपन्स के न्यूमरस स्पेसिमेंस जैसे होते थे, जैसे लाइक एक्सिस, स्पीयर हेड्स, डैगर्स, बोस, एरोज मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज, ठीक है। ये था यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ऑर्नामेंट्स थे या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट थे, सॉरी यहाँ पर ये क्या था, सोशल लाइफ थी, ठीक है। आर्ट की बात करें तो आर्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी फ्लरिश थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। जैसे कि हड़प्पन कल्चर रिवील करते हैं कि ये एक हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप था। मेन और वुमेन के फिगर्स, एनिमल और बर्ड्स के फिगर्स ये बने होते थे टेराकोटा के, और कार्व होते थे सील्स जो शो करते थे प्रोफिशिएंसी को, कि मतलब बहुत अच्छे यहाँ पर जो आर्ट एंड क्राफ्ट थे वो स्कल्प्टर किए जाते थे, ठीक है। जो डांसिंग गर्ल है जैसे मोहनजोदारो में मिली है वो एक ब्रोंज की बनी हुई है, वो एक रिमार्केबल एग्जाम्पल शो करती है कि यहाँ पर एक एडवांस वर्कमैनशिप था, ठीक है। और इसके जो राइट हैंड में आप यहाँ पर देखते हैं डांसिंग गर्ल के राइट हैंड में वो रेस्ट है ऑन द हिप, मतलब हिप पर रखी हुई है, जबकि लेफ्ट आर्म जो है वो कवर करती है, क्या है उसमें, बैंगल्स, हैंग्स लूजली इन द रिलैक्स पोस्चर, ठीक है। और ये रिलैक्स पोस्चर में हैंग हुई है यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं ये इसकी कुछ बनी है कि नहीं बनी, अच्छा नहीं बनी, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, ठीक है। 2 स्टोन स्टेचूज फ्रॉम हड़प्पा, 2 स्टोन स्टेचूज, जैसे एक रिप्रेजेंट करता है बैक व्यू ऑफ अ मैन, जो कि इन्हें बोला जाता है कि एक प्रीस्ट है, ठीक है, और दूसरी है एक डांसर, ये है स्कल्पचर के स्पेसिमेन। और पोट्री है हड़प्पा से जो मिली थी, ठीक है। एक अनदर स्पेसिमेन है फाइन आर्ट्स ऑफ द इंडस पीपल, क्योंकि पोट्री किस लिए, ग्रेनरीज, जैसे ग्रेनरीज भी मिलती हैं, बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनरीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पॉट्स और जार्स जो है वो पेंट किए जाते थे वेरियस डिज़ाइंस एंड कलर्स के थ्रू, ठीक है। पेंटेड पोट्री एक बेटर क्वालिटी की होती थी, और पिक्टोरियल मोटिव्स जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं जियोमेट्रिकल पैटर्न्स में, जो कि लाइक जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस, सर्कल्स, लीव्स, प्लांट्स एंड ट्रीज। ऑन सेम पोट्री पीसेस वर फाइंड फिगर्स ऑफ फिश और पीकॉक, ठीक है। देखो अब स्क्रिप्ट की बात करें तो हड़प्पन स्क्रिप्ट जो थी वो अभी भी फुली डिसाइफरमेंट नहीं हुई है, उसे रीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का चैप्टर है। नंबर ऑफ साइंस जैसे कि 400 एंड 600, जिसमें कि 40 या फिर 60 ये बेसिक हैं, और रेस्ट आर देयर वेरिएंट्स। द स्क्रिप्ट मोस्टली रिटन की जाती थी राइट टू लेफ्ट, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। कुछ लॉन्ग सील्स हैं जो कि बॉस्ट्रोफेडॉन मेथड, ये मेथड है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बॉस्ट्रोफेडॉन मेथड, राइटिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन इन अल्टरनेटिव लाइंस, ठीक है। जैसे कि राइट टू लेफ्ट, इधर से इधर लिखे, फिर इधर से इधर लिखते थे, फिर यहाँ से ऐसे लिखते थे, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे जो है ये बॉस्ट्रोफेडॉन मेथड है, ठीक है, जो रिवर्स डायरेक्शन में अल्टरनेटिव लाइंस में लिखे जाते थे। ये अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, इंडस वैली पीपल के द्वारा।
परपोला एंड उसका जो स्कैंडिनेवियन कलीग्स था वो कंक्लूजन में दिया था कि जो हड़प्पन्स के जो लैंग्वेज थी वो एक द्रविडियन थी, ठीक है, द्रविडियन लैंग्वेज थी। एक ग्रुप ऑफ सोवियत जो स्कॉलर्स था उसने एक्सेप्ट किया इस व्यू को। अदर स्कॉलर्स ने प्रोवाइड किया कि डिफरेंट व्यू, अपने डिफरेंट व्यू रखे जो कनेक्ट करता है हड़प्पन स्क्रिप्ट को विद ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। और एक मिस्ट्री है हड़प्पन स्क्रिप्ट की जो अभी भी एग्जिस्ट है, ठीक है, उसे कोई भी यहाँ पर फाइंड नहीं कर पाया कि क्या है, मतलब क्या राइट है क्या रॉन्ग है हड़प्पन पीपल के बारे में, कि यहाँ पर जो है इसकी लैंग्वेज क्या थी, इसके जो मतलब क्या थे, वो अभी तक मतलब मिस्ट्री में है। और कोई भी डाउट नहीं है कि जो डिसाइफरमेंट है हड़प्पन स्क्रिप्ट का वो मस्ट थ्रो लाइट करता है ऑन दिस कल्चर। रिलीजन की बात करें तो सील से लेकर टेराकोटा फिगरिन्स, कॉपर टेबलेट्स, वी गेट एन आइडिया ऑन द रिलीजियस लाइफ ऑफ द हड़प्पन्स। ये इससे हमें रिलीजियस लाइफ का पता चलता है। चीफ मेल डीटी जैसे पशुपति, प्रोटोशिवा जिन्हें बोलते हैं प्रोटोशिवा, ठीक है। द चीफ मेल डीटी वॉज पशुपति प्रोटोशिवा। वो रिप्रेजेंट करते हैं एक सील्स को एज सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर विथ 3 फेसेस एंड 2 हॉर्न्स। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये जो योगिक पोस्चर में बैठे हुए पशुपति हैं इनके सराउंड करता है 4 एनिमल्स लाइक एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बुफेलो। ये जो 4 एनिमल्स हैं इन्हें याद रखना, ठीक है। कौन कौन से हैं? टाइगर, एलिफेंट, राइनो एंड बुफेलो, ईच फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शन में सभी जो एनिमल्स हैं वो फेस कर रहे हैं, ठीक है, अपने फेसेस रखे हुए ईच एंड एवरी डायरेक्शन। 2 डियर अपीयर ऑन हिज फीट, उनके पैरों के नीचे क्या है? 2 डियर भी हैं, ठीक है। द चीफ फीमेल डीटीज हैं, चीफ फीमेल डीटी जिन्हें बोलते हैं मदर गॉडेस, ये रिप्रेजेंट करती हैं टेराकोटा फिगरेंस को। इन लेटर टाइम्स लिंग वर्शिप वॉज प्रेवलेंट, लिंगा एंड योनि वर्शिप भी यहाँ पर हड़प्पन सिटीज़ पे देखने को मिलती हैं। ट्रीज एंड एनिमल्स आल्सो वर्शिप्ड बाय द हड़प्पन्स, ठीक है। ट्रीज और एनिमल्स भी वर्शिप, जैसे से यहाँ पर पीपल ट्री होता था वो भी यहाँ पर लोग क्या करते थे? उसकी वर्शिप करते थे, ठीक है। दे बिलीव इन घोस्ट में भी बिलीव करते थे और एविल फोर्सेस में भी बिलीव करते थे, जो कि कहते हैं सुपर नेचुरल फोर्सेस, ठीक है। सुपर नेचुरल यहाँ पर जो हेवनली गॉडेस एंड गॉड होते थे उनको यहाँ पर बिलीव करते थे, ठीक है। यूज्ड एमुलेट्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट देम। एमुलेट्स मीन्स जो कौड़ी होती है ना, कौड़ी को एमुलेट्स बोलते हैं, और या फिर बोलते हैं कि जैसे कि एक सैक्रेड जो नेकलेस होता है उसे बोलते हैं एमुलेट्स, ठीक है। उसका यूज करते थे प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट देम, अगेंस्ट घोस्ट एंड एविल फोर्सेस। ब्यूरियल मेथड की बात करें तो सिमेट्री डिस्कवर्ड हुई थी अराउंड द सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल एंड रूपर थ्रो लाइट ऑन द ब्यूरियल प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन्स। ये कंप्लीट ब्यूरियल एंड पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल था जो पॉपुलर था मोहनजोदारो में, ठीक है। लोथल पर देखें तो यहाँ पर ब्यूरियल पिट भी मिलते हैं जो कि लाइंड विद, किसके लाइंड विद होते थे? बर्न्ट ब्रिक से बने होते थे, जो इंडिकेट करते हैं यूज ऑफ कॉफिन्स, ठीक है। कॉफिन्स का भी यूज करते थे। वुडन कॉफिन्स, जैसे कि वुडन कॉफिन्स पाई जाती हैं हड़प्पन साइट में, ठीक है, हड़प्पा साइट में। द प्रैक्टिस ऑफ पॉट ब्यूरियल्स कहाँ पर पाई जाती हैं? लोथल, ठीक है। समटाइम्स विद पेयर्स ऑफ स्केल्टन्स भी यहाँ पर मिलते हैं। बट हाउएवर देयर इज नो क्लियर एविडेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सती। यहाँ पर सती की प्रैक्टिस देखने को नहीं मिलती, कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिखाता है। डिक्लाइन करते हैं, हड़प्पन कल्चर का डिक्लाइन कैसे हुआ? मैंने आपको पहले एक जो डायग्राम में ऐसे ना ये वाला डायग्राम बताया था कि पहले पीपल यहाँ रहते थे और रिवर्स जो है यहाँ फ्लो होती थी। रिवर्स फ्लो होकर यहाँ पर जैसे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कट होती थी, ठीक है, तो वो डीप में चली जाती थी और यहाँ पीपल आते थे, यहाँ से यहाँ पर मूव करती थी रिवर्स, तो यहाँ पर पीपल आ जाते थे, ठीक है। तो कैसे डिक्लाइन हुआ? एकदम से अचानक से फ्लो होके कोई भी फ्लडिंग कंडीशन आई, फ्लडिंग कंडीशन के वजह से यहाँ पर लोग ऊपर नहीं जा पाए और धीरे धीरे करके यहाँ पर सारे डिक्लाइन हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। कोई यूनानिमस व्यू नहीं देखने को मिलता कि पर्टेन जो रिलेटेड हो
टू काज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन कल्चर। यहाँ पर हड़प्पन कल्चर का कोई भी एक जो एविडेंस है वो ऑथेंटिक नहीं है कि कैसे डिक्लाइन हुआ। वेरियस थ्योरीज, जैसे कि वेरियस थ्योरीज यहाँ पोस्टुलेटेड की गई, वेरियस थ्योरीज को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन उनकी कोई भी ऐसी व्यूज एक एविडेंस बेस्ड नहीं थी, फैक्ट बेस्ड नहीं थी कि हड़प्पन कल्चर कैसे डिक्लाइन हुआ। नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि रिकरिंग फ्लड्स, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, डिक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन एंड occasional earthquakes might have caused the decline of the Harappan cities. According to some scholars, the final blow was delivered by the invasion of Aryans. ये सबसे अथेंटिक थियरी थी जो कि कहते हैं कि आर्यंस का इन्वेजन होने की वजह से यहाँ पर डिक्लाइन हो गया हड़प्पन कल्चर। ओके, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट्स, यहाँ पर फोर्ट्स का जो डिस्ट्रक्शन हुआ इज मेंशन इन द ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में मेंशन है कि फोर्ट का जैसे भी डिस्ट्रक्शन हो गया वैसे भी इंडस सिविलाइजेशन भी ख़त्म हो गई। और डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हडल्ड, ये भी इसका मतलब एविडेंस देती है कि टुगेदर एट मोहनजोदारो इंडिकेट दैट द सिटी वॉज इन्वेडेड बाई फॉरनर्स। सिटी को कौन इन्वेड किया? फॉरनर्स द्वारा इन्वेड किया गया, जो कि मोहनजोदारो, एक मोहनजोदारो फिल्म भी बनी है, उसमें देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर रिवर फ्लड होती है या फिर अटैक होता है फॉरनर्स का, तो यहाँ पर मोहनजोदारो सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके बाद जो है हड़प्पन सिटी खत्म भी होता है। तो एक रियल एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। ओके, Aryans had superior weapons as well as swift horses which might have enabled them to become masters of this region. तो आर्यंस कहते हैं आर्यंस के पास वेल इक्विप्ड थे वेपन्स। ओके, तो आर्यंस जो एक सुपीरियर वेपन्स थे उनके पास, उसकी वजह से, और स्विफ्ट हॉर्सेस भी थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि वो उनके पास सुपीरियर आर्मी, सुपीरियर थॉट्स, सुपीरियर इंटेलिजेंसी और सुपीरियर जो वेपन्स थे, ठीक है, सुपीरियर जो राइडिंग थी, हॉर्सेस थी, वो उनके पास था। इस वजह से जो है वो अटैक किए, इन्वेड किए। इस वजह से क्या हुआ कि इंडस जो पीपल थे वो मारे गए। इस तरह से धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो गया इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर था, सेकेंड चैप्टर था। ओके, तमिलनाडु हिस्ट्री का। तो यहीं से ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को, आगे देखेंगे। चलो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा MCQ देख लेते हैं। ठीक है, ओके, अभी नहीं। चूज द करेक्ट आंसर। चालकोलिथिक एज वॉज फॉलोड बाई, चालकोलिथिक एज कौन फॉलो किया? यहाँ पर ओल्ड स्टोन एज, न्यूलिथिक, न्यू स्टोन एज, मेसोलिथिक, तो हमारा आयरन एज हो गया। ठीक है, पोर्ट सिटी ऑफ द हड़प्पन कल्चर कौन था? लोथल। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट इन तमिलनाडु कौन था? मेगालिथिक साइट पल्लावरम। ठीक है, याद रखना पल्लावरम। द चीफ फीमेल डीटी ऑफ द हड़प्पन कल्चर वॉज, चीफ फीमेल डीटी कौन था? मदर गॉडेस। ठीक है, मदर गॉडेस चीफ डीटी। कोडिजी कहाँ पर है? यह है सिंध। ठीक है, धोलावीरा, धोलावीरा इन गुजरात, कालीबंगन राजस्थान एंड बनावली इन हरियाणा। दीज आर साइट्स लोकेटेड इन दीज स्टेट्स और द location of the cities, most important cities. Find out the correct statement. There are 3 stages in the evolution of Harappan culture. क्या 3 stages हैं? No, 4 stages. ठीक है, प्री हड़प्पा और अर्ली हड़प्पा एंड हड़प्पा एंड लेट हड़प्पा। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड था, एवोल्यूशन हुआ 4 स्टेजेस में। पर पोला कंक्लूडेड दैट द लैंग्वेज ऑफ द हड़प्पन पीपल इज संस्कृत। क्या परपोला कंक्लूड करते हैं कि लैंग्वेज ऑफ द हड़प्पा पीपल इज संस्कृत है? तो ये भी नहीं कह सकते, ये भी प्राकृत हो सकती है। सर जॉन मार्शल यूज द रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। क्या जॉन मार्शल ने रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड यूज़ किया था? इन्होंने नहीं यूज़ किया। द हड़प्पन पीपल बिलीव्ड इन घोस्ट एंड यूज्ड एमुलेट्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट देम। यस, दिस इज करेक्ट, सो इट इज़ द करेक्ट आंसर। ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं। ओल्ड स्टोन एज पीपल प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर। क्या ये ट्रू है और फॉल्स है? एग्रीकल्चर ओल्ड स्टोन एज, तो दिस इज़ करेक्ट बिकॉज ओल्ड स्टोन एज कहते हैं ना। पैलेयोलिथिक एज की बात करें तो यहाँ पर नहीं करते थे, वो मेसोलिथिक और न्यूलिथिक पीरियड में करते थे, बट ओल्ड स्टोन एज की बात कर रहा है तो दिस इज द करेक्ट आंसर। माइक्रोलिथ्स वर यूज्ड बाय द मेसोलिथिक पीरियड। माइक्रोलिथ्स वर यूज्ड बाय द मेसोलिथिक पीरियड। क्या माइक्रोलिथ यूज करते थे? तो दिस इज़ करेक्ट बिकॉज माइक्रोलिथ का भी यूज करते थे। मेगालिथ का यूज़ मतलब पहले करते थे, बट इसके बाद साउथ इंडिया में मेगालिथ का यूज़ करते थे। माइक्रोलिथ यहाँ पर मेसोलिथिक पीरियड में यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा।
trade links existed between Indus and Sumerian people. So this will be also it is also correct statement. The Harappan people did not know the art of writing. क्या आर्ट ऑफ राइटिंग का यूज नहीं करते थे? नहीं, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. सो ओनली वन फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है. ठीक है, ये डिटेल में आपको लिखना है. तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है, जो कि थर्ड लेसन है, जो कि होगा वैदिक कल्चर. और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, यूपीएससी हो या पीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम में ये चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर वेट करिएगा, मैं जल्दी अपलोड करूँगा. ठीक है, तो चलिए यहीं से अपना लेक्चर एंड करते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे.